आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। मैं नीलेश यहाँ पर द मैजिक ऑफ बिलीविंग बुक की रीडिंग कर रही हूँ और अभी तक हम इसके 7 चैप्टर रीड कर चुके हैं। अगर आपने वो सभी वीडियोस नहीं देखी है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आपको एक प्लेलिस्ट बनी दिखेगी द मैजिक ऑफ बिलीविंग का हिंदी अनुवाद नाम से। वहाँ पर आप इस चैनल इस बुक की सभी वीडियोस को सीरियल वाइज सुन सकते हैं। तो आइए आज हम इसका देरी ना करते हुए सीधा 8वां अध्याय महिलाएं और विश्वास का जादू शुरू करते हैं, जो कुछ इतना बड़ा होने वाला है, यानी कि समथिंग इतने कुछ पेजेस का। तो देखते कितना समय लगता है। बाकी मेरा ओपिनियन यही है कि महिलाएं और विश्वास का विज्ञान, इसमें यही दिया गया होगा कि जो वुमेन्स होती है उन्हें ये चेतन मन की जो शक्ति होती है सोच मैक्सिमम उस समय जबकि ये बुक है 1948 से पहले की है कि इस पावर का इस्तेमाल सिर्फ ह्यूमन में जो मैन है वो कर सकते हैं, उन्हीं के लिए बना है, हम नहीं कर सकते। और बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ होते हैं महिलाओं के कि हम कम हैं, क्योंकि उनकी जो स्थिति रही है उसमें उनके वो बिलीफ बन जाते हैं। तो उसी के लिए शायद यहाँ पे जो लेखक है उन्होंने यही समझाने की कोशिश की है कि ये जो अवचेतन मन की शक्ति है सबके लिए बराबर काम करती है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, चाहे वो कोई भी हो, सबके लिए समान रूप से काम करती है। बस आपको समझ होनी चाहिए, आपको अवेयरनेस लानी है, आपको एक विश्वास जगाना कि हाँ ये होता है। विश्वास करोगे तो जादू होंगे ही होंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी सक्सेस स्टोरी दी गई है, कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बता के किस चीज़ पर बल दिया गया है, या क्या चीज़ें बताई गई है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। चैप्टर 8, महिलाएं और विज्ञान और विश्वास का विज्ञान। महिलाएं और विश्वास का विज्ञान। इस पुस्तक को लिखने का विचार आने के वक्त से ही मैं लगातार उन बहुत सी विख्यात महिलाओं के बारे में सोचने लगा जिन्होंने विश्वास की शक्ति का उपयोग किया था। एक बार बेन हर लैपमैन ने, एक वुमेन है, मुझे विशेष रूप से सुझाव दिया कि मैं उनके बारे में लिखूं। उनका एक लेख है। बहुत सी महिलाओं को पता ही नहीं होता कि आपके विज्ञान को उतने ही लाभकारी ढंग से उपयोग कर रही है जितने कि पुरुष करते हैं। इसलिए आपका यह संदेश उन्हीं के लिए होना चाहिए। एक बार जब वे आपकी दी हुई वस्तु को समझ एवं कार्यान्वित कर लेगी तो वे अपने आप को दुनिया में अमूल चूल परिवर्तन करने की स्थिति में पाएंगी। यदि कोई ऐसा तरीका हो जिससे सभी देशों की महिलाएं एक साथ आकर इस विज्ञान का उपयोग करें तो भविष्य में कोई युद्ध नहीं होंगे। यस, महिलाएं अत्यधिक अहमवादी होती है। जब उन्हें यह समझ आ जाएगा कि वह कुछ कर सकती है तो वह विचार पूरी तरह से उनकी चेतना का हिस्सा बन जाएगा। तो उन्हें उनका लक्ष्य हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। तुमने वह पुरानी कहावत तो सुनी ही होगी। ये महिलाएं लेखक को लिख रही हैं। सभी प्रणालियों में महिलाएं पुरुषों से अधिक घातक होती है। यह बिल्कुल सत्य है। और एक बार जब महिलाएं इस शक्ति को समझ गई और आपने उन्हें इसके बारे में सूत्र दे दिया तो वस्तुतः इस दुनिया का नियंत्रण उन्हीं के हाथ में होगा। स्वर्ग भी कोप से ना बचे जो प्रेम घृणा बन जाए। तिरस्कृत स्त्री के रोष से नरक भी ना बच पाए। एक बार जब वे उठ खड़ी हो और समझ जाए कि उन्हें क्या हासिल करना है तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। महिलाएं अधिक बहुमुखी, अधिक अनुकूलनीय होती है। यहाँ तक कि नेपोलियन ने भी कहा है कि ऐसे हालात बना सकते हैं जिनका पुरुष शिकार बन जाए, जबकि महिलाओं की सोच मूलतः ऐसी होती है कि वे हालात को अपना चाकर बना लेती है। वाह! मुझे ऐसा लगता है कि आज की महिलाओं के पास वे साधन हैं कि वे वह सब कुछ पा सकती है जो उनके मन में हो। निश्चित ही उनके लिए चारों ओर अवसर मौजूद है। बल्कि इतिहास में दुनिया महिलाओं के पहले कभी इतनी खुली नहीं रही जितनी वह आज है। जो क्षेत्र पहले पुरुषों तक सीमित थे उनमें से अब तुलनात्मक रूप से ऐसे बहुत कम है जिसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं है। आज आपको महिलाएं विज्ञान, कला, पत्रकारिता, प्रचार एवं सरकार की विभिन्न शाखाओं में सब जगह मिल जाती है। और वे सभी अपने पूरे दायित्व बोध के साथ और नए अवसरों व जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहते हुए बेहद बुद्धिमत्तापूर्वक कार्य कर रही है। ये सत्य है। मैंने एक महिला का लेख लिखा
पढ़ा जिसमें वह अमेरिकी महिलाओं को अवसर ना मिलने की शिकायत कर रही थी। मुझे विश्वास हुआ कि यदि आज महिलाओं को अवसर नहीं मिल रहा तो उसमें गलती किसी और की नहीं बल्कि उनकी खुद की है। यस, यार जो अंदर होगा, महिलाएं क्या सोचते हैं, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं होता है, बस हमें तो घर का काम करना है। अगर उनका विश्वास ही इसी पे बना हुआ है तो उनकी लाइफ में वही आएगा ना। और उसमें वो किसी दूसरे को ब्लेम कर रही है तो भाई अपने अंदर झांकना होगा इस चीज में कि अंदर क्या है, कि बाहर ये सिचुएशंस बनी हुई है। उन्हें करना सिर्फ यह है कि अपनी बहनों के उदाहरण पर चले जो उनसे पहले थी और जिन्होंने अपने लिए अवसर खुद तैयार किए। अंत है, आगामी पृष्ठों में मैं ऐसी महिलाओं के उदाहरण दूंगा, यानी लेखक कह रहे हैं, जिन्होंने इस विज्ञान का पूरी प्रभावकारिता के साथ उपयोग किया। हमें विश्वास होना चाहिए कि दुनिया के कामकाज में महिलाएं और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। दूसरे विश्व युद्ध से पहले भी अमेरिकी महिलाएं भले ही इस बात को लेकर जागरूक ना हो, इस स्थिति में थी कि वे चीजों को अपने हिसाब से कर सके, क्योंकि इस देश की संपदा वास्तव में उन्हीं के नियंत्रण में थी। आंकड़े बताते कि इस देश की कुल संपत्ति लगभग 300 अरब डॉलर थी, जिसमें से 70% या 210 अरब की बड़ी धनराशि महिलाओं के पास है। युद्ध के दौरान महिला वेल्डर, रिवीटर, वॉक्स, वेव्स और स्पार्स ने वे सभी कार्य कंधे से कंधा मिलाकर किए जिसमें सिर्फ पुरुष किया करते थे। वे हजारों अकेली महिलाएं व गृहिणियां जिन्हें तब तक घर से बाहर कुछ भी करने का अवसर नहीं मिला था, यह अनुभव उन अवसरों को इंगित करते हैं जिनसे वे संसार में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सके। यानी इस चैप्टर में मतलब कि महिलाएं और विश्वास का विज्ञान, बेसिकली महिलाओं को ही मोटिवेट किया जाएगा, उदाहरण देके अलग अलग कि ऐसे भी बहुत सारे माहौल रहे हैं, परिस्थितियां रही हैं, तत्कालीन परिस्थितियां रही हैं जिसमें महिलाएं आगे बढ़कर आई है। तो कोई भी आ सकता है, बस उन्हें विश्वास करना है, कोई कुछ भी कर सकता है। तो महिलाएं हर चीज कर सकती है जो पुरुष कर सकते हैं। पूर्व पत्रकार होने के कारण स्वाभाविक रूप से मैंने नारीवादी आंदोलनों का अनुसरण किया और लगभग 40 वर्षों तक मैं उत्कृष्ट महिलाओं की शक्ति का साक्षी रहा हूँ। अमेरिका के बहुत से शानदार सुधार महिलाओं के विचार हैं। उन विचारों के पीछे की संचालक शक्ति महिलाएं ही थी। श्रीमती R.E. वॉन्डयू रेंट ने महिलाओं से जुड़े कार्यों, धर्मार्थ कार्यों, बाल श्रम कानूनों का प्रतिपादन, अपराधी महिलाओं के लिए घर और अस्पतालों का निर्माण, कई विधायी उपायों को महिलाओं व बच्चों के हित में आगे ले जाना और नेत्रहीनों तथा अन्य विकलांग व्यक्तियों की सहायता के लिए सार्वजनिक आंदोलन चलाया है। उनके लगभग 40 सालों के राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञात रिकॉर्ड उत्कृष्ट है और 71 साल की उम्र में आंशिक विकलांगता के बावजूद उनका उत्साह उतना ही है जितना हमेशा रहा है। वे नई दुनिया जीतना चाहती है। बाद के वर्षों में चिन अपर्स के कार्यों में श्रीमती वॉन्ड्यूरेंट उत्साही कार्यकर्ता थी। यह संगठन नेत्रहीनों, अशक्तों और अन्य आंशिक रूप से विकलांग स्त्री पुरुषों के लिए कार्य करता है। 1948 में उन्होंने कुछ व्यापारियों के साथ मिलकर एक स्टोर खोलने की योजना बनाई जहां दूसरे लोगों द्वारा बनाया गया सामान बेचा जाएगा। श्रीमती वॉन्ड्यू रेंट ने मुझे बताया कि यदि आवश्यकता हुई तो वे इसका किराया अपनी जेब से भी भरेगी, लेकिन इसका संपूर्ण लाभ चिन अपर्स को मिलेगा। वाओ! मैंने रविवार की एक दोपहर उनके साथ एक कमरे में बैठकर अपनी पुस्तकों और फूलों के बीच बताई। यही लिखा है इसमें। दरवाजे के पास 2 बैसाखियां खड़ी थी। मैंने उनके साथ विश्वास के मुद्दे पर लंबी चर्चा की और श्रीमती वॉन्ड्यू रेंड ने कहा, इस बारे में कोई सवाल ही नहीं है कि मैं अपने 71 साल के भरे पूरे जीवन के अनुभव के आधार पर कहती हूँ, इस दौरान मैंने न केवल एक परिवार की परवरिश की बल्कि ऐसे बहुत से आंदोलनों और गतिविधियों में भाग लिया जिनसे आप लंबे समय से परिचित हैं। इनमें निश्चित ही कुछ ऐसा तो था, इसे शक्ति, ईश्वर या आप जो चाहे वह कह सकते हैं, जो जरूरत के समय हमेशा हमारा साथ देता है। मैंने इसे कामयाब होते हुए नहीं देखा।
मैंने इसे नाकामयाब होते हुए नहीं देखा। हमें बस विश्वास रखना है। जब मैं बीते सालों पर नज़र डालती हूँ तो मुझे वे शानदार महिलाएँ याद आती हैं जिनके बारे में मैं उस समय जुड़ी रही जब उन हम उन महिलाओं और बच्चों के लिए बेहतर कार्य परिस्थितियाँ हासिल करने के लिए विधि निर्माताओं के साथ काम कर रही थी। यह इन महिलाओं की अदम्य भावना ही थी जिन्हें पूरे समय इस उद्देश्य की सच्चाई पर विश्वास था जिसमें इस कानून को संभव और प्रभावशाली बनाया। वह मैं विस्मती थी कि औसत महिला को अपनी असीम शक्ति का एहसास ही नहीं है। मैं इसे मूर्खता नहीं कहूँगी क्योंकि मैं यह कभी नहीं मान सकती कि महिलाएं मूर्ख हो सकती है, बल्कि इनमें उनकी दिलचस्पी की कमी है। महिलाओं के समूह से बात करते हुए मैं हैरान रह गई कि उनमें से कईयों को तो यह भी नहीं पता था कि उनकी मदद के लिए इस महान सुधार आंदोलनों की शुरुआत महिलाओं ने ही की थी। एक बार जब महिलाएं अपनी शक्ति और सामर्थ्य से परिचित हो जाएगी तो वे शांति कायम करने के लिए बहुत कुछ कर सकती है। वे इस दुनिया को सभी विख्यात पुरुषों योद्धाओं और आगामी शांतिकर्ताओं से ज्यादा बेहतर स्थान बना सकती है। सभी अग्रिम आंदोलन दुनिया की सभी महान चीजें उन पुरुषों व स्त्रियों द्वारा किए गए हैं जो सपने देखते थे और उन पर विश्वास था कि उनके सपने सच होंगे। इसके अलावा कुछ हासिल करने का उनके पास और कोई तरीका नहीं है। यह उस पूरी कहानी की तरह पहाड़ की चोटी पर चढ़कर किसी अवर्णनीय वस्तु की खोज करने जैसा है। इस बात में कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह से चढ़ा जाए, वह जो भी लगातार चढ़ता रहेगा चोटी तक पहुंच जाएगा। तो यह बस विश्वास की बात है। इस बात से कोई अर्थ नहीं कि हमारे विश्वास की वस्तु वास्तविक है या काल्पनिक। हमारा विश्वास उसके बाद की कार्रवाई है जो चीजों को संभव बनाती है। मैं आलोचनात्मक नहीं देखना चाहती, लेकिन लोगों के अपने विश्वास के पीछे पर्याप्त कार्रवाई या प्रेरणा शक्ति नहीं होती। उदाहरण के लिए कुछ महिला संगठन किसी न किसी चीज के पक्ष या विपक्ष में प्रस्ताव पास करते रहते हैं और सोचते हैं कि इससे मामला सुलझ जाएगा। प्रस्ताव तब तक किसी का काम नहीं जब तक व्यक्ति संवेदनाएं वास्तव में शक्तियों की ओर ध्यान आकर्षित ना करवा सके। मैंने जीवन में इतनी बड़ी और कोई चीज नहीं देखी जिससे ऐसा संतोषजनक मिल सके जैसा सेवा से मिलता है। बीते कई वर्ष मैंने विभिन्न उद्देश्यों की प्रयोजित करने और कानूनों को अपनाने में लगाए और मैंने अपने खर्च की भरपाई के लिए एक पैसा भी नहीं लिया। हालांकि यह बहुत से लोगों को दानशीलता लग सकती है जिसमें बदले में किसी चीज की इच्छा नहीं की जाती। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि मंदी के दौर में मेरे पति को $80,000 का नुकसान हुआ। मेरे पति बीमार हुए और बिस्तर पकड़ लिया। मैं पत्र व दैनिक कार्यों को देखने के लिए रोजाना ऑफिस जाती थी। कई बार ऐसा लगता कि हमारे पास अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए भी धन नहीं है, लेकिन हमें जब भी जरूरत पड़ती डाक से उन लोगों के चेक आ जाते जिन्हें श्री वॉन्ड्यू रेंड ने उधार दिया था और लंबे समय से अतीदे रखाता था। हमारे वे दिन बेहद कठिन थे, लेकिन समय आने पर मदद हमेशा मिल जाती थी। इससे मैंने कभी अपना विश्वास नहीं खोया। श्रीमती वांगडू की बात सुनते हुए मुझे एहसास हुआ, यानी अब लेखक बोल रहे हैं, कि मेरे सामने कोई आम महिला नहीं है, बल्कि एक महान डायनेमा डायनुमा है जिसमें कार्य करने का विश्वास, भावना, दृढ़ विश्वास कूट कूट कर भरा है। और ये सब में होना चाहिए यार। कैसी भी परिस्थिति हो निकल जाएंगे, कैसी भी परिस्थिति हो भगवान हमारे साथ है, कैसी भी परिस्थिति हो अच्छा होगा, मुझे इस पे पूर्ण विश्वास है। जो भी चल रहा हो मैं कर लूंगी, जो भी मुझे करना हो मैं कर लूंगी, और इस पे मुझे मुझे पूरा फेथ है। ये सब में होना चाहिए। उन्हें महिलाओं और बच्चों के हित में जितने अधिक कानून पास करवाने का श्रेय है उतना राज्य की किसी और महिला या संगठन को नहीं है। इस बात का संसार के लिए क्या अर्थ होगा अगर सभी महिलाएं उनके विजन या प्रेरक शक्ति के तहत इस विज्ञान का उपयोग करें। कितना ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट हो जाएगा, सब अच्छा सोचेगी, मतलब एक पीड़ादायक पेन में नहीं रहेगी, तो एक पॉजिटिव एनर्जी होगी कि उनके पास शक्ति है, उन शक्ति का प्रयोग वो खुश रहने में करे, तो कितनी अच्छी एनर्जी हो जाएगी हमारे मदर अर्थ की, बहुत ज़्यादा अच्छी। महान ऊंचाइयों को छूने वाली बहुत सी आम स्त्री पुरुषों में ग्रेस मूर ने अपनी खूबसूरत सुरीली आवाज के बल पर इन कठिनाइयों के बावजूद सफलता पाई। एक सिंगर होंगी ये, ग्रेस मूर, जो किसी मजबूत व्यक्ति को भी रोक सकती थी। वाओ। बचपन में उनका सपना था कि वे बड़े ओपेरा सिंगर बने। वह छोटी सी लड़की बाहर निकलकर हर जगह लोगों का दिल जीतना चाहती थी।
न्यूयॉर्क में घर से भागी गरीब लड़की के रूप में जो एक वक्त के लिए खाने के लिए अक्सर छोटे से ग्रीनविच विलेज कैफे में गाती थी, ग्रूस मूर ने कभी हिम्मत नहीं हारी। कितनी सुंदर स्टोरी है यार ये। उन्होंने 17 साल की उम्र में शुरुआत की और 45 साल की उम्र में अपने करियर की शीर्ष पर थी। वाओ, मतलब यार सबको सब मिलता है, बस मेहनत नहीं हारनी, विश्वास रखना है और विश्वास की शक्ति का उपयोग करना है, अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करना है अच्छे बनने के लिए, अच्छा करने के लिए। बार बार जब वे निराश से पराजित होती तो अतृप्त साहस के बल पर विजयी होकर उभरती। जब उनकी आवाज चली गई और गले के विशेषज्ञ ने उन्हें बताया कि अब वे कभी गा नहीं सकती, तब उन्होंने अप्रतिम संघर्ष किया और 1 साल के विराम के बाद वे पहले से भी खूब खूबसूरत गाने लगी। वाओ, अपने तेजस्वी आवाज से ग्रेस मूर ने अत्यधिक यश हासिल किया और सन 1947 में कोपेनहेगन में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु होने तक उन्होंने अपने सपनों में विश्वास नहीं खोया था। वह उन थोड़े में से सितारों में से हैं जो दूसरे प्रतिभाशाली लोगों को उनका उद्देश्य हासिल करने में मदद देने में विश्वास करती थी। मैं उनके समयोचित सहारे से बहुत से अज्ञात आकांक्षी गायकों को सहायता प्रदान की। एक बार जब उनकी आश्रित जो अब सफल है उनके प्रदर्शन को लेकर तनुक मिजाज हुई तो कुमारी मूर ने एक अन्य विख्यात गायिका की सलाह बताई कि महान कलाकारों में कुछ भी छोटा नहीं होता और छोटे कलाकारों में कुछ बड़ा नहीं होता। एलन, अब एक और स्टोरी है। एलन विकिंसन ने जोशीली ब्रिटिश शिक्षा मंत्री एक छोटे कद की लाल बालों वाली महिला थी जिन्होंने अपनी दृढ़ता से अपना आगे बढ़ने का रास्ता बनाया। 5 फीट से भी कम होने पर कद होने पर भी ब्रिटेन के बड़े से बड़े नेता से भयभीत नहीं हुई। कहा जाता है कि उन्होंने बहुत कष्ट सहकर अपना करियर बनाया, पहले बतौर स्कूल शिक्षिका, फिर नारी मताधिकार आंदोलन करती, उपन्यासकार, समाचार पत्र लेखिका, अंत में कैबिनेट मंत्री। वाओ, उनके बारे में किसी ने कहा था कि पूरे ब्रिटेन में उनसे अधिक सक्रिय, दृढ़ और कष्टकार महिला और कोई नहीं होगी। वह प्रसन्न हुई। संभवतः उनका सबसे महान योगदान बच्चों के स्कूल छोड़ने की उम्र को बढ़ाकर 14 से 15 वर्ष के लिए आंदोलन था। उन्होंने साथी मंत्रियों और ब्रिटिश उद्योगों में युवाओं की बढ़ती मांग के कड़े प्रतिरोध का सामना करते हुए यह लड़ाई लड़ी और जीती। वाओ, क्लियोपेट्रा के समय से ही अपने अंतर्मन की प्रतिबद्धता पर विश्वास करने वाली हजारों महिलाएं लाखों जीवन बदल चुकी है। ऐतिहासिक रूप से भले ही प्रत्येक महान शासक के पीछे महिला के होने की बात सही नहीं हो, लेकिन निश्चित ही इतिहास बनाने में महिलाओं का मार्गदर्शन काफी रहा है और उन्हें यह सफलता अपने विश्वास से मिली है। जिन जिन महिलाओं ने अपने पर विश्वास किया उनकी स्टोरीज आज हम पढ़ते हैं। भारतीय महिलाएं हो, वेस्टर्न महिलाओं को तो मैं आज पढ़ रही हूँ। इसी बुक में इतनी सुंदर स्टोरीज है, मतलब यार सच में कोई महिला इस वीडियो को सुन रही है तो यार अपने अंदर की शक्ति को बिलीव करो, इस मैजिक पे बिलीव करो कि आप कुछ भी कर सकती हो एंड अपने आप को ठीक करो। जो भी पुरानी थिंकिंग है उसको बाहर निकालो और नए बिलीव बनाओ कि सब अच्छा होता है, भगवान साथ होते हैं और मैं भी कुछ भी कर सकती हूँ। जो मेरे सपने मैं उनको पूरा कर सकती हूँ। और बाकी सभी वीडियोस को देखे जो पढ़े, उसमें एक विजुअलाइजेशन की, दर्पण टेक्निक और बहुत सारे विश्वास कैसे हो सकता है स्टोरीज आपको सुनने के लिए मिलेगी। तो बाकी सभी और वीडियोस भी देखें आप, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या है एक्चुअली ये विश्वास का जादू। एक यूजियाना डे मोंटिन्जो थी जिन्होंने नेपोलियन तृतीय से विवाह किया। स्पेन में जब वे छोटी बच्ची थी, एक बार वे रेलिंग से गिर गई जिससे उन्हें काफी चोट आई। उनकी जिप्सी नर्स ने उनसे कहा कि वे रोए नहीं, वे रोने रानी बनेगी और 100 वर्ष तक जिएगी। उन्हें जिप्सियों पर विश्वास था और उनका भाग्य लगभग वैसा ही रहा जैसी भविष्यवाणी की गई थी। वे यूजियाना की महारानी बनी और 94 वर्ष की उम्र तक जिंदा रही, अपनी जिप्सी नर्स द्वारा बताई गई उम्र में मात्र 6 वर्ष कम। वाओ,
मैडम मैरी क्यूरी रेडियम की सह आविष्कारिका थी। ओके, रेडियम की सह आविष्कारिता थी। एक और स्टोरी, वारसा में बाल्यावस्था में मार्जा अपने दोस्तों के साथ खेलने जाने के लिए दौड़ रही थी। तभी वहां एक जिप्सी महिला आई जिसने बच्ची से अपना हाथ दिखाने को कहा। बाकी बच्चे नहीं जानते थे कि मार्शा जिप्सी महिला की बात सुने, लेकिन जिप्सी महिला ने उनका छोटा सा हाथ पकड़कर उनके हाथ की एक विशिष्ट रेखा को देखकर उत्साहित होकर कहने लगी कि यह बच्ची आगे चलकर बहुत मशहूर होने वाली है। रेडियो एक्टिविटी के पीछे के अनूठे प्रतिभास के पीछे क्या है, यह खोजने की इच्छा से पियर क्यूरी और उनकी पत्नी मैडम क्यूरी को रेडियम की महत्वपूर्ण खोज तक पहुंचा दिया। शायद इतिहास यह कभी नहीं जान पाएगा कि क्या मैडम क्यूरी का करियर उस बूढ़ी जिप्सी महिला की भविष्यवाणी से प्रेरित था। यानी यस यार, कहीं ना कहीं एक विश्वास हो जाता है कि भाई मैं तो लगूंगी, मैं तो बनूंगी, तो वो चीज़ हो जाएगी यार। एट द बिलीव काम कर रहा है ना। लेकिन यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मैडम क्यूरी ने बचपन में ही वैज्ञानिक बनने का मन बना लिया था। उन्हें कोर्को विश्वविद्यालय में विज्ञान के अध्ययन की अनुमति नहीं मिली। वे पेरिस चली गई और वहां सोरबोन में प्रवेश लिया और सहायता के लिए शिक्षक और लेबोरेटरी में कार्य करने लगी। वहीं उनकी पियर क्यूरी से मुलाकात हुई और एक बार उनके साथ रेडियो एक्टिविटी से कम एक स्रोत को खोज लेने के कार्य में जुट जाने के बाद उन्हें कोई नहीं रोक सका। उनके पास संभालने के लिए दो बेटियां और घरेलू काम थे, साथ ही वे बीमार भी रहती थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने लेबोरेटरी में काम करना नहीं छोड़ा, जबकि उनके पति भी उनसे ऐसा करने के लिए कह चुके थे। बहुत कम महिलाएं हैं जिनका मैडम क्यूरी जितना सम्मान हुआ और निश्चित ही जिन्होंने अपने बचपन में की गई भविष्यवाणी को सच कर दिखाया हो। विश्वास की महान शक्ति को दर्शाने वाली शायद सबसे अजीब कहानी ओपेल हाइटले की है। यह अनूठा ऐतिहासिक मामला साफ तौर पर दिखता है कि विश्वास अपनी पुष्टि स्वयं करता है और अचूक प्रमाण देता है कि हमारी अपनी इच्छाएं ही घटनाओं को प्रेरित करती है। उन्हें बचपन में जानने वाले लोगों के अनुसार वह बच्ची वाइटला नामक अमेरिकी परिवार में थी जो ओरेगन लॉज चलता था। हालांकि उनको विश्वास था कि वे हैरी डॉ ऑर्लिस की पुत्री, बहुत ही ऐसे फॉरेनर नाम है तो प्रोनाउंसिएशन अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रही है तो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दिस, बुरबोन के वंशज और फ्रांस की गद्दी के दावेदार थे। उन्होंने 6 या 7 वर्ष की उम्र में एक डायरी लिखी। वह उनके शाही खून वाले फरिश्ते पिता और फरिश्ता माँ के बारे में थी। सन 1920 में अटलांटिक मंथली के तत्वाधान में प्रकाशित उस डायरी में सनसनी मचा दी और इसका बड़ा ऐतिहासिक विवाद किया, जिन्होंने मनोवैज्ञानिकों ठीक है गई तेरी मम्मी। सॉरी, अचानक मेरी डैड आ गए थे तो मैं मतलब पापा आ गए थे तो मैं उनसे कुछ पूछना था तो उन्हें उसका आंसर करने के लिए थोड़ा स्टॉप किया था। तो हम थे सन 1920 में अटलांटिक मिथली के तत्वाधान में प्रकाशित उस डायरी ने सनसनी मचा दी और इतना बड़ा साहित्यिक विवाद खड़ा किया जिनसे मनोवैज्ञानिकों, वैज्ञानिकों, ज्योतिषियों, अंतर्दियो संवेदी संपादक, पादरी, साहित्य आलोचक और सभी को खींच लिया, मतलब सभी का ध्यान खींच लिया जो कभी ना कभी ओपेल से परिचित थे। अल्फ्रेड पार्सव की हिस्ट्री ऑफ ओरेगन लिटरेचर में एक अध्ययन अल्बर्ट बेडे का है जिसमें वे कहते हैं, मुझे इस बात में जरा भी संदेह नहीं है कि ओपेल की डायरी का सबसे बड़ा हिस्सा छलपूर्ण है और बड़ा हिस्सा साहित्यिक चोरी है, और मैं वे तथ्य पेश करूंगा जो उनके पालक माता पिता के दावे को असंभव साबित कर देगा। लेकिन ओपेल वाइटले शाही खानदान से नहीं, यह उन्होंने बाद में वर्षों में स्वीकार किया। यह डायरी उस समय प्रकाशित हुई जब ओपेल 22 साल की थी। सन 1933 में लगभग 13 वर्ष बाद अखबारों में एक अमेरिकी महिला की कहानी चल रही थी जिसमें भारत की यात्रा की थी। उदयपुर राज्य में रहते हुए उसे एक अनोखा अनुभव हुआ। अपनी गाड़ी में बैठकर उन्हें वे सामने से आती गाड़ी को देखकर हैरान रह गई जो उन्हीं की ओर आ रही थी।
उनके साथ एक अर्ध घुड़सवार टुकड़ी भी थी। दूसरी गाड़ी में ओरेगन लॉजिंग कैंप में रहने वाली ओपल वाइटले थी। खोजकर्ताओं ने बाद में पता लगाया कि ओपल वाइटले वास्तव में भारत की शाही घराने में महाराजा उदयपुर के घर में रही थी। ऐसी ही एक अन्य अखबार की कहानी ने बताया कि किस तरह एलिरी सैडविगिन ने पुष्टि की कि वह लड़की वास्तव में साई महल में रह रही थी। उसमें आगे लिखकर था कि श्री सैडविग को इस कहानी के प्रमाण महाराजा के दरबार के 2 सचिवों से मिले हैं। अपनी पुस्तक द हैप्पी प्रोफेशन में श्री सैडविग ने एक अजीब कहानी पर पूरा एक अध्याय लिखा है। तो थोड़ा सा शायद उसका लेख है, पता नहीं। मेरी श्री वेडे के साथ इस मामले में कई बार बात हुई है कि ओपेल ने अपने भाग्य को किस तरह बेहतरीन तरीके से आकार दिया। वेडे ने मुझसे पूछा, वह बेहद विलक्षण और लगभग अलौकिक है कि किस तरह हालात अपने आप उनकी योजना के लिए अनुकूल बनते गए। इस लड़की को बचपन से जानने वाले अधिकांश लोगों को यह वेडे को भी पूरा विश्वास था कि ओपेल अमेरिकी वाइटले दंपति के यहाँ जन्मी थी। वह उसे अच्छी तरह से जानते थे और वह कॉटेज ग्रोव के घर उनके घर में काफी आया करती थी। मुझे ओपेल के बारे में पहली जानकारी तब मिली जब मैं कॉटेज ग्रोव में जूनियर क्रिश्चियन एडेवर दीक्षांत समारोह के दौरान रिपोर्टिंग कर रही थी और मुझे सूचना मिली कि नज़दीकी कैंपिंग के 17 वर्षीय लड़की को अध्यक्ष चुना गया है। पहली नज़र में ओपेल मुझे जोशपूर्ण, संवेगी, अजीब, सनकी और अपनी उम्र से कहीं अधिक जानकार, अधीर, अत्यधिक उत्सुक, धार्मिक रूप से गंभीर लगी। बाद में वह मेरे लिए पहली बन गई। वह जिन काम को भी हाथ लेती, उनके बारे में पहले से पूरी योजना बनाती। अपनी प्रकृति संबंधी पुस्तक द फेयरीलैंड अराउंड उस की तैयारी करते हुए बेहद आश्चर्यजनक था कि किस तरह उसने एंड्रयू कार्नेगा और जॉन डी लॉकफेलर जैसे लोगों से योगदान मांगा, बल्कि उनमें से कुछ से ही धन भी प्राप्त किया। इस पुस्तक के बारे में जानकारी देने वाली लीफलेट विज्ञापन में बेल्जियम की महारानी एलिजाबेथ, थियोडोर रूजवेल्ट, निकोलस मुरे बटलर, जीन सैट्रेटोन पोर्टर और अन्य इतने ही खास लोगों द्वारा प्रशंसा की अभिव्यक्ति का भाव प्रकट किया था। श्री वेडे की कहानी का एक अंश ने मुझे आकर्षित किया। ओपेल के मैसाचुसेट्स सेंटर फॉर कल्चर भ्रमण से काफी समय पहले उसने ये योजना इतनी खूबसूरती से बनाई थी कि मैं अक्सर यह सोचकर हैरान रह जाता था कि इस डायरी के प्रकाशन के पास पहुंचने के लिए उसने कैसी योजना बनाई होगी और किस तरह एलरी सैंडविन ने अनायास ही इस डायरी के बारे में पूछा होगा। तो एक पूरा ही स्टोरी चल रही है, मतलब कि ओपेला हाइटले की। तो वही, मतलब कि वह हाइटले तो उन्हीं की स्टोरी चल रही है कि कैसे कैसे उन्होंने अद्भुत कार्य किए। तो एज अ भारतीय कल्चर तो बड़ा, मतलब कि ऐसी ऐसी जगहों के नाम है, ऐसी ऐसी फॉरेनर महिलाओं के नाम है। तो इस स्टोरी को, मतलब कि इतना अच्छे ढंग से मेरे लिए समझ पाना थोड़ा सा आसान नहीं हो रहा है, बट ठीक है, एक पता चल रहा है कि बहुत अलग अलग काम किए, बहुत अलग अलग तरह की उपलब्धियां हासिल करी और वही चीज़ें एक्सप्लेन किए जा रहे कि कैसे यहाँ से कैसे वहाँ से वो एक बड़े बड़े मुकाम पर जा रही थी। मैं अक्सर यह सोचकर हैरान रह जाता कि इस डायरी के प्रकाशन के पास पहुंचने के लिए उसने कैसे योजना बनाई होगी, किस तरह एलरी सैडविग ने अनायास से उनकी डायरी के बारे में पूछा होगा। इन शब्दों को पढ़ने के बाद मैं हैरान था कि क्या श्री सैडविग की डायरी के लिए पूछना वाकई अनायास हुआ था, या कहीं इस अजीब लड़की ने टेलीपैथी के माध्यम से श्री सैडविग तक अपने विचार तो नहीं पहुंचाए होंगे। मैंने श्री वेडे के साथ एक विषय पर बात नहीं की, लेकिन यदि ओपेल वाइटले जानती थी कि वह अपने विचारों को मानसिक रूप से पहले को किस तरह प्रेषित कर सकती है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि सैंडविंग ने कैसे उनसे यह पूछा कि क्या डायरी उनके पास अभी भी है। मुझे वर्षों से यकीन था जो लोग प्रकृति के निकट रहते हैं, उन जिनका
जिनका जंगली या पालतू जानवरों से नज़दीकी संपर्क हो, उसमें ऐसी समझ या अंतर्बोध होता है जिससे वे तेज़ी के पार इतनी दूर तक देख सकते हैं, जितना शहरी पेंटाहाउस में रहने वाले अधिकांश लोग व्यक्ति व्यक्ति भी नहीं देख सकते। मेरा हमेशा से मानना है कि इन लोगों के लिए प्रकृति अपने बहुत से रहस्य उसमें छुपाई रखती है, जो किसी गाय के इतना नज़दीक कभी नहीं गए, जितना दूध की बोतल के गए हैं। क्या टेलीपैथी वह क्षमता है जो हमारे विचारों को चुपचाप प्रेषित करती है जिससे दूसरे लोग उन्हें पकड़ सके? यह उन रहस्यों में से एक है जिसे प्रकृति केवल अपने निकट के लोगों को ही बताती है। इस बात का मैं उत्तर नहीं दे सकता, हालांकि यह सामान्य बोध है कि दुनिया भर में हर कहीं आदि मानवों ने टेलीपैथी के रहस्य के कई सदियों तक उपयोग किया है। आदि मानवों के बीच टेलीपैथी के संबंध में अनगिनत पुस्तकें हैं, जैसे कि एक विख्यात संपादक ने मुझे एक बार कहा था कि इस विचार को स्वीकार करना कि इन मूल निवासियों ने इसका उपयोग नहीं किया होगा, हमें अनभिज्ञ की श्रेणी में ले जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा टेलीपैथी का उपयोग किया है, तो लेखक ने उसको ही टेलीपैथी की ही चीज़ को वो किया है कि इसी का उपयोग किया होगा, और जो इस पे बिलीव नहीं कर रहे हैं वो सच में अनभिज्ञ ही होंगे इन सब चीज़ों से। और जो प्रकृति के पास, नेचर के पास, मदर अर्थ से जुड़े रहते, ग्राउंडेड रहते हैं, वो इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बाकी जो बड़े-बड़े महलों में रह रहे हैं, कहाँ एक नेचर ऑफ मतलब कि लॉ ऑफ नेचर को समझ पाएँगे। तो अभी इन्हीं की स्टोरी चल रही है, ओपल व्हाइटले की ही स्टोरी चल रही है। अब मैं बताता हूँ कि श्री वेडे ने ओपेले की प्रकृति से निकटता के बारे में मुझे क्या बताया था। प्रकृति अनुशिक्षित ऐसे बच्चे का व्यक्तित्व कैसा होता है, इसे सार के रूप में बताने में मैं एक पुस्तक भी कम पड़ जाएगी। उसने 6 साल की उम्र में, जैसा उसकी डायरी हमें विश्वास दिलाती है, अपने सबसे गहन रहस्यों को माइकल एंजेलो रेजिया राफेल दावेदार का एक विश को बतलाया था कि उसके साथी मनुष्य नहीं बल्कि लॉर्ड्स पोर्शन ऑफ क्वासिया, एक कोआ, थॉमस चैरिटन, जुपिटर जियस जंगली चूहा, ब्रेव हॉरेटियस, एक चरवाहा कुत्ता, पीटर पॉल रुबेश पालतू सुअर, और इसी तरह के शास्त्रीय पदवी वाले चरित्र थे। मतलब ये थोड़ा साइंटिफिकली नेम दिए गए हैं, जंगली चूहा, एक चरवाहा कुत्ता, एक कोआ, पालतू सुअर, इन सब के। अपनी किशोरावस्था में ओपल भूवर्गीय नमूनों और हजारों की संख्या में कीड़े और मकोड़ों को बैरल में एकत्रित करती थी। वह बाल्टी भर कोसस्थ कीट जमा करके यह दिखाती थी कि किस तरह ईश्वर किस तरह उसकी बाहर वाली महान परियों के जीवन का नवीकरण करते हैं। कहीं ना कहीं या किसी न किसी तरह उसने इन चीजों के बारे में बहुत बड़ी मात्रा में ज्ञान हासिल कर लिया। बिना हाई स्कूल कोर्स पूरा किए वह रहस्यमयी लड़की ओरेगन विश्वविद्यालय पहुंच गई, जहां उनके भूविज्ञान, खगोल विज्ञान और जीव विज्ञान के ज्ञान के चलते प्रवेश की आवश्यकता को माफ कर दिया गया। बेड़े और ओपेल को बचपन से जानने वाले अन्य लोगों के अनुसार कभी किसी ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि ओपेला वाइडले परिवार ने उसे गोद लिया था। बेड़े कहते है कि डायरी के अटलांटिक मथली में मात्र प्रकाशित करने के बाद परिजनों और मित्रों ने ओपेल को पालित अभिभावक के दावे की पहली बार पता चला। श्री वेडे ने मुझे बताया कि वाइटले ओपेला की असली और पालक पिता का विचार था कि उनकी बेटी किसी चतुर प्रमोटर के जाल में फंस गई है। अपनी डायरी प्रकाशित होने के फौरन बाद ओपेला वाइटले ने अत्यधिक गोपनीय रूप से अमेरिका छोड़ दिया, और यात्रा के दौरान उनके पास सामान्य पासपोर्ट नहीं बल्कि हमारे राज्य सचिव और ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस के सर एडवर्ड ग्रे द्वारा हस्ताक्षरित गोपनीय दस्तावेज था। वह ये कैसे कर सकी, यह श्री वेडे और उसे बचपन से जानने वाले के लिए हमेशा हैरान करने वाली बात रही। यदि वह भारतीय राशि रक्त ना होकर अमेरिकी माता पिता की असली पुत्री थी, तो यहाँ हमें स्पष्ट रूप से मानवीय रूप की मन की अजीब शक्तियों के कार्य करने का प्रमाण मिल जाता है, जिसके बारे में मैं दोहराता हूँ, हम बहुत कम जानते हैं। सन यानी लेखक बताते हैं, बट सब लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। सन 1947 में खबर थी कि ओपेल वाइटले इंग्लैंड में रह रही थी, लेकिन
जब श्री वेडे ने कुछ वर्ष पहले अपना यह लेख लिखा कि उन्होंने कहा जब उनके बारे में आखिरी बार निश्चित खबर मिली तब वे उसे भारत में राजकुमारी के तौर पर अस्वीकार कर लिया गया था। वह अपनी डायरी के फरिश्ते पिता हेनरी डी ऑर्लेंस की तथाकथित शादी से थी। मैंने उससे पूछा कि ओपेल को भारत में एक राजकुमारी के रूप में कैसे स्वीकार किया गया जबकि उसने वहां जन्म नहीं लिया था। मतलब बड़ी अजीब सी स्टोरी है, 3-4 पेजों में पूरा स्टोरी, ये इन्हीं की स्टोरी दी गई है, 1 2 3 4 5 और ये 6ठा पेज। तो थोड़ा मेरे अकॉर्डिंग तो थोड़ी अजीब स्टोरी है, बट इट्स ओके, रीड करते हैं और क्या है इनकी स्टोरी में। उन्होंने कहा कि वह इतना खुलासा नहीं कर सकते। तब मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने उनके निरंतर सोच जो अत्यधिक गहन विश्वास का इससे कोई लेना देना है, जिनका उत्तर उन्होंने कहा सच कहूँ तो मुझे नहीं पता, शायद ऐसा हो क्योंकि हम मन की गहराई की अब तक धा नहीं ले पाए हैं और ना ही शक्ति की सीमाओं से परिचित हैं। इस लड़की के बारे में श्री सैंडविंग की लिखी कहानी पढ़ने पर वे भी आश्वस्त नजर आते हैं कि ओपेल के असली माता पिता वाइटले दंपति थे और उनका शाही खून होने का दावा पूर्णतः कपोल कल्पना थी, लेकिन शाही परिवार ने उसे स्वीकार कर लिया क्योंकि स्पष्ट रूप से ओपेल ऐसे बहुत से रहस्य जानती थी जिनसे औसत व्यक्ति अनजान था। यह उनके अपने शब्दों में ओरेंगन के एक बच्चे के रूप में किस तरह अपने विजन को सत्य बनाया इसका सैंडविच ने सिद्धांत बताया। तो मतलब अजीब स्टोरी है, मतलब जन्म कहीं हुआ बट शाही परिवार की बताई जा रही है और लोग इस पे मान भी रहे हैं और कुछ को शक भी है, तो फिर भी उस वो इतनी एक तेजस्वी लड़की है इस बारे में ही कि उसने कैसे अपने आपको स्ट्रोंग रखते हुए सबको विश्वास दिलाई जा रही थी। तो अब सैंडविंग ने सिद्धांत बताया, सैंडविंग जो है वो बता रही है मेरा एक सिद्धांत पर विश्वास था। अनगिनत पत्रों के बीच मेरे पास एक पत्र आया जो फ्रांसीसी पितृत्व के एक अमेरिका में लिखा था जिसके पिता सन 1870 के फ्रेको पर्शियन युद्ध में हवलदार थे। इस सर्वन डिवीजन के कर्नल और शायद जनरल बॉर्बन के राजकुमार हेनरी थे। मतलब कितना ज्यादा लोगों के अराउंड, मतलब इतने सारे लोगों के नाम दे दिए ना, मतलब मैं तो पढ़ पढ़ के थक गई, बट रीड तो करना ही पड़ेगा। अपने जीवन के अवसान काल में राजकुमारी अमेरिका की यात्रा के दौरान औरंगजेब में रुकी, अपने पुराने सैनिक से बातचीत की। यह सच है या नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे संवाददाता ने इस पर कोई संदेह नहीं किया। उनकी कुछ शुरुआती बाल्यकालीन स्मृतियों में राजकुमार का उनके पिता की कुटिया के द्वार पर आना था। मैं उनकी गोद में बैठा था, उसने बताया, मुझे उस पर विश्वास था। अब मेरे सिद्धांत के अनुसार अब राजकुमारी के ऑरेंगन हेलमेट की यात्रा एक बड़ी घटना थी जिसमें जुड़ा सत्य और दंतकथा लकड़ी के कैंपों द्वारा फैली। इसकी काफी संभावना है कि ऐसी कहानी ने इस अकेली या कल्पनाशील बच्ची को मंत्र मुग्ध कर लिया और उसके द्वेष स्वप्न इसी पर केंद्रित हो गए। हर छोटी लड़की के दिल में यही होता है कि सिंड्रेला के सिंहासन पर बैठना। ओपेल के साथ यह दंतकथा विकसित होकर वास्तविक बन गई। समय बीतने के साथ ही सत्य और विशाल होता गया और अंततः इस उनके पूर्ण मन कल्पनाओं और उनके जीवन में को भिगो गया। ओपेल के बचपन को लेकर मेरा यही सिद्धांत है कि बाद के वर्षों में वह कहानी तथाकथित प्रामाणिक रिकॉर्ड बन गई और अभी भी यहाँ तक मेरा विचार है कि यह जानने की उत्सुकता कम नहीं हुई। ओपेल जिस न्यूयॉर्क और वाशिंगटन की बहुत सी प्रसिद्ध व्यक्तियों का एक साथ शरण मिला था, वे सब इस सबसे हैरान रह गई कि वह इंग्लैंड चली गई और वहां दोस्त बनाती रही और अपने पिता का विश्वास जीता और उसको आपका ऑक्सफोर्ड की कैथोलिक समुदाय का हिस्सा बना लिया। एक दिन मेरे पास उसकी एक बहुत हैरान करने वाली खबर आई। मेरी युवावस्था के एक मित्र श्रीमती रोस्त्रा इमेट शेरवुड ने मुझे बताया कि क्या संभव है कि अपने एक संवाददाता पर विश्वास करे जिसने कहा है कि उसने अपनी आंखों से ओपेला को इलाहाबाद की सड़क पर एक खुली बग्गी में राजकुमारी की तरह बैठकर जाते देखा है। शाही पुलिस वाले HRH माइल फ्रेंड्स इज डे बॉर्बन के लिए रास्ता साफ कर रहे थे। यह खबर विश्वसनीय थी क्योंकि सच थी। मैंने अटकलबाजी से आगे बढ़कर इसकी पुष्टि करवाई। पहले मैंने ओपेल को पत्र लिखा। इसका जवाब आया जिसके साथ उनकी भारत यात्रा की तस्वीर का संलग्न था। यह वही थी
हाथी की पीठ पर होदे पर बैठी हुई शेर का शिकार करने को तैयार। दूसरे चित्र में वह खड़ी थी और अब उसके चारों ओर पगड़ी पहने हुए बहुत से लोग थे। फोटो झूठे हो सकते हैं, इनमें कोई हॉलीवुड में बने हो सकते हैं, शायद जिनसे शायद ही कोई तथाकथित गलती हो। मैं संतुष्ट नहीं हुआ। चूंकि ओपेल ने दो बड़े राजाओं के उनका मेजबान होने का दावा किया था, मैंने दोनों दरबारों को पत्र लिखा। शीघ्र ही राजसी मुहर लगे दो पत्र मिले और दोनों ही राजा ने सचिव में उत्तर लिखने को कहा कि उनके लिए HRH माइल फ्रेंचाइज डे बॉर्बेन के सत्कार का उच्च विशेषाधिकार हासिल हुआ और उनके सम्मान में बहुत से उत्सव भी मनाए गए। ये प्रलाप अभी में भी नहीं थे कि महाराज की सेना की लेफ्टिनेंट कर्नल को बिना पत्र मांगा पत्र आया, जिसमें एल्डर शॉट जैसे दावे पेश थे। उसमें मुझे कुछ चिड़चिड़ाहट के साथ सूचित किया गया था कि खुद कर्नल को एक ऑर्डर द्वारा राजकुमारी के सम्मान में दी गई आधिकारिक गार्डन पार्टी में शामिल होने का गौरव हासिल हुआ था। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी विनती की थी कि उस महिला की प्रामाणिकता पर प्रश्न कैसे उठाया जा सकता है जो उस अवसर की शोभा थी। वाओ, मतलब यार थी या नहीं इसमें उलझे हुए हैं, बट इनकी कोई एक महान स्टोरी, मतलब ठीक है, वो मान रही थी सिंड्रेला वाली लाइफ जीना चाहती थी तो वो थी, बट लोग इसके पीछे कितना पड़े हुए हैं। लोग यार अपना फ्यूचर क्रिएट करें ना, इतना लोगों की स्टोरी में, ठीक है एक तरह से मोटिवेशन मिल रहा है, इंस्पिरेशन मिल रहा है, पढ़ ली, बट इतना की थी नहीं थी तो क्या ही फर्क पड़ता है, थी तो क्या ही फर्क पड़ता है। पर इतना स्टोरी इस बुक में नहीं डालना चाहिए था। सिंपल बता देते कि उन्होंने अपनी कल्पनाओं से सोचा और ऐसे ऐसे मतलब माना जाता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर लेखक यहाँ ये कह सकते थे कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो थी, क्योंकि उन्होंने अपनी मन की शक्ति का उपयोग किया था कि वो बड़े घराने शाही परिवार, भारतीय शाही परिवार में रहती थी। इतनी सारी लेख को, एविडेंस को, फोटो के बारे में बताया जा रहा है कि थी या नहीं थी। निराश होकर मैंने इस मामले को यहीं समाप्त कर दिया। ओपेल चाहती थी कि पत्रिका में ये तस्वीरें भी हो जिससे बीते दिन के संक्रामक आकर्षण के कोई निशान बाकी ना रहे। उन्होंने चीजों को वैसा ही बयान किया जैसी वे थी। सुबह की ओस गायब हो गई, मध्य युग के सूरज के तेज किरणें दुनिया पर पड़ रही थी, जिससे सबको सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। परियों का राज्य अब बच्चों के खेलने का मैदान था। उनके दरवाजे बंद हो गए और ओपेल बाहर खड़ी रह गई, लेकिन अब भी जर्नल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हॉट की ओपेल थी, जिनका अपना दृष्टिकोण था, अपना विजन सत्य था। कोई भी सत्य उससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता जिसमें बचपन में ही दिल में जगह बना ली हो। तो बचपन की विजुअलाइजेशन, बचपन की थिंकिंग, विजन कैसे काम किया, वही सब प्रमाणित किया गया है, बताने की कोशिश की गई है। कुछ पाठक इस अजीब कहानी पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन यह तथ्य है निश्चित ही, जैसी सैडविंग कहते हैं, जिस बच्चे ने ओपेल की डायरी लिखी थी उसे उस पर पूरा विश्वास था, उसे स्वयं वह जानती थी। प्राचीन बाइबल काल में पैगंबर, आकाशवाणी, भविष्यवक्ता, ज्योतिषी और भाग्य बेचने वाले हुआ करते थे। कट्टर पत्रकार होने के कारण मैंने ऐसे बहुत से तथाकथित सिद्धि पुरुषों की जांच की, जहां कुछ सही मायने में ढोंगी थे तो कुछ ने मुझे चक्कर में भी डाला। निश्चित ही उनमें से बहुत से भविष्य द्रष्टाओं को भाग्य दिखने की अपनी क्षमता पर विश्वास था। पदार्थवादी इसे असंभव बताते हैं। इस अनुसंधान कार्य में कई वर्ष बिताने के बाद मुझे पूरा यकीन हुआ कि बीते समय में बहुत सी महान भविष्यवाणियां वास्तव में हुई है। चलो इसकी कहानी तो मतलब खत्म हुई, तो अब लेखक अपने बाइबल, पैगंबर में अपने ये विश्वास थे, तो अपना अनुभव बता रहे कि कुछ पे तो मुझे बिलीव होता नहीं होता था, क्योंकि मैं एक पदार्थवादी था, देखकर साइंटिफिक तरीके से ही बिलीव करता था, और कुछ ने मेरा सिर चकरा दिया क्योंकि वो नहीं समझ में आ रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि उनके पास शक्ति है कुछ। बहुत से ही लोगों, ज्योतिषियों, भाग्य बेचने वाले, ऐसे ही अन्य लोगों की क्षमताओं का मजाक उड़ाते हो। फिर भी दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो भविष्यवाणियों में विश्वास रखते हैं, जिनमें से कुछ तो हमारे महान कोषाध्यक्ष, राजनेता, अभिनेता और अभिनेत्रियां तथा जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस में भविष्य के पूर्व कथन की कितनी क्षमता है। मेरा लंबे समय से मानना है कि सिद्ध पुरुषों ने क्या भविष्यवाणी की है या अधिक महत्व नहीं रहता। यह इस पर निर्भर करता है कि भविष्यवक्ता उनके लिए कही बात के वास्तव होने पर कितना भरोसा करते हैं।
अगर बिलीव है किसी ने भविष्यवाणी की ऐसा ही होगा और उनका बिलीव है, तो उनकी मैनिफेस्टेशन, उनके मन की शक्ति, उनके विश्वास की शक्ति भी तो काम करेगी ना। और बिलीव नहीं है, बस वो एक महान अपॉर्चुनिटी, महान चीज़ें पाने के लिए कर रहे हैं, पर मनी मन वो भी डर रहे होंगे, तो वही वैसा नहीं होगा, उनकी भविष्यवाणी झूठी निकलेगी निकलेगी। बट मेरा अनुसार है कि जब हम बढ़ते हैं हायर डायमेंशंस की तरफ, तो ऐसी शक्तियाँ, ऐसी विजडम, ऐसे स्पिरिचुअल गिफ्ट हमें मिलते ही मिलते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं रीडिंग। मूक फिल्मों की अभिनेत्री मैरी ड्रेसलर अपने समय की किसी भी अन्य अभिनेत्री की तुलना में अधिक मजाकिया रही, जिनमें से उन्हें एक और लेडी की स्टोरी है। टिसिलिस नाइटमेयर एंड टगबोट में एनी में देखा होगा, ये कोई शो के नाम होंगे। वह इस महान व्यक्तित्व को कभी नहीं भूल सकता, लेकिन मैरी ड्रेसलर ने बहुत मुश्किल दिन देखे थे। पर्दे का सितारा बनकर लाखों लोगों मशहूर होने से पहले बहुत कठिनाई का सामना किया। इसमें सच्चाई हो या नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि मैरी ड्रेसलर ज्योतिषियों की सलाह और भविष्यवाणियों के कारण शीर्ष पर पहुंची थी। तो ये महिला ने का एग्जाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि अभी इन्हीं पे बात हो रही थी। अभी हमारा टॉपिक भविष्यवाणी और होती है नहीं होती है, इन सब चीज़ों पे चल रहा था। इस संबंध में मुझे कुमारी ड्रेसलर की मृत्यु के से कुछ ही समय पहले एक बहुत अजीब सा अनुभव हुआ। इस स्पष्टीकरण में मेरा पूरा विश्वास है कि जब लोग सच सोच के एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाते हैं, तो अपने अवचेतन मन से लयबद्ध हो जाते हैं, तो वे स्वतः ही एक दूसरे से सौहार्द स्थापित कर लेते हैं। मेरे अपनी पुस्तक TNT इट रॉक्स द अर्थ लिखने के कुछ समय के अंदर मुझे अचानक एहसास हुआ कि सभी महान पुरुष व स्त्रियां इसका उपयोग कर रहे हैं। यानी इंसाइट आने लगते हैं, जितना हम अपने ऊपर काम करने लगते हैं ना, इंट्यूशन आने लगते हैं, इंसाइट आने लगते हैं, ट्रू विजडम, स्पिरिचुअल गिफ्ट, आध्यात्मिक नॉलेज हमें अपने आप मिलने लगती है, एहसास होने लगते हैं, हमें पता चलने लगता है हमारे आसपास कैसी एनर्जी है, कैसे लोग हैं, वाइब्रेशन है, या भविष्य में क्या होगा, ये भी इंसाइट कभी ना कभी सपने में या जागते हुए या शब्दों के माध्यम से हमें पता लग जाता है। इसकी पुष्टि के लिए मैंने उत्कृष्ट पुरुषों व महिलाओं से इस संबंध में अपने विचार और टिप्पणियां लिखने को कहा। मैरी ड्रेसलर वह पहली महिला थी जिन्हें मैंने चुना, शायद इसलिए क्योंकि मैं उनका प्रबल प्रशासक था। एक रात मैंने उन्हें रेडियो पर सुना और मुझे तुरंत पता चल गया कि उनकी उस किसी चीज पर पकड़ थी जिसे अधिकांश लोग तलाश कर रहे थे, लेकिन शायद ही खोज पाते। यह एक आम बात थी। ऐसे बहुत से कम महान फिल्मी सितारे हैं जो किसी अनजान व्यक्ति के पत्र को व्यक्तिगत रूप से जवाब दे, लेकिन मैं जानता था कि यदि मैं कुमारी ड्रेसलर को पत्र लिखूंगा तो वह मुझे उत्तर अवश्य मिलेगा। तब मैं वही विश्वास किया उन्होंने। जब मैं यह पत्र लिखवा रहा था तो मेरी सचिव ने कहा कि मैरी ड्रेसलर इस पर ध्यान भी नहीं देगी, बल्कि हमें इस पर शर्त भी लगाई, और बाद में ऐसा ही कुछ अन्य लोगों पर भी किया। जहाँ मुझे लग रहा था कि कुमारी ड्रेसलर तुरंत प्रतिक्रिया देगी, लेकिन उनके पत्र के साथ एक चीज देखकर हैरान रह गया कि वह मेरे ब्रोशर की 20 प्रतियों को खरीदने के लिए चेक था। उसने अपने पत्र में उन्होंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, ओह क्या शानदार पुस्तकें हैं। यदि इसे सही तरह से उपयोग किया जाए। उसे पूरा पढ़ने के बाद मैंने अतीत पर नजर डाली। मैं ऐसे बहुत कम करती हूँ और खुद अपने जीवन की पड़ताल की। ऐसा दिखाई देता है कि मैं सही मार्ग पर चल रही हूँ। एक महान महिला के निधन के इतने वर्ष बाद आज भी उनके पत्र मेरी पोषित संपत्ति है। मेरी आज तक ऐसी एक किसी महिला से निजी तौर पर बातचीत नहीं हुई थी जो अपने कार्य को इस कारण दिलो जान से करती है जिसमें मानवता उत्साहित हो, और वह भी ऐसा व्यक्ति जो निजी रूप से इतना समस्याग्रस्त हो, जिसने सफलता के शीर्ष तक पहुंचने के लिए इतना अधिक संघर्ष किया हो। तो भाई आ जाती है ये चीज हमारे अंदर। प्रसंगवश उनके पत्र में 2 बहुत अच्छे विचार थे। पहला, अतीत पर ध्यान केंद्रित रखना व्यर्थ है। स्पष्ट है कि कुमारी ड्रेसलर अपनी मृत्यु में बहुत पहले से जान चुकी थी। उन्हें एहसास था कि भावी सफलताओं में तब तक उन्हीं पूरी तरह केंद्रित नहीं रह सकती जब तक मन अतीत के विचारों में अस्त व्यस्त रहेगा। अगर अतीत मन अतीत में अस्त व्यस्त रहता, अतीत के विचारों भावनाओं से भरा रहता है, तो यार यहाँ पर अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट करो। स्टार्ट हीलिंग योर सेल्फ। आप यहाँ पे इनर चाइल्ड हीलिंग, चक्रा हीलिंग,
मंत्र के द्वारा अपने आप को हील कर सकते हो। ट्रॉमा हीलिंग और इनर चाइल्ड हीलिंग हो गया शायद, इन सब की हेल्प ले सकते हो। बाकी जो भी आप मतलब कि एनएलपी हीलिंग होता है और हिप्नोसिस के द्वारा पास्ट की मेमोरी को हील, मतलब ऐसे बहुत सी तरीके अगर आप डालोगे कि मुझे हीलिंग करनी है, आपके रास्ते खुद के बन जाएंगे। बस डालो कि भगवान मुझे हीलिंग करनी है, मुझे इस पास्ट पेन से निकलना है। अगर आप नहीं निकल पा रहे हो, एक स्टक में फंस गए हो, अतीत को नहीं छोड़ पा रहे हो, तो वहाँ पे आप हीलिंग का इंटेंशन डालो, आपके सामने वो चीज़ें आने लगेगी। दूसरा, जैसे उन्होंने मेरे ब्रोशर के अतिरिक्त प्रतियां मंगवाकर संकेत दिया। यार मेरे को ये बुक है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा, कभी कभी कुछ स्टोरी अच्छी है बट इतनी ज़्यादा स्टोरी बेस्ड है ना, इतनी ज़्यादा स्टोरी डाली गई है, तो दिस मतलब कि दिस साउंड लाइक, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए थी। ठीक है भाई, आप छोटी छोटी स्टोरियों से समझा सकते थे, पर इतना बारीकी से उसने कहा, उसने कहा, ऐसे हुआ, ये हुआ, इतना एविडेंस दे के बताया गया है ना, माय गॉड, बोरियत तो लगेगा ही लगेगा। मेरे लिए हेलन केलर चमत्कार के जैसी है। जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि वे 20 महीने की उम्र से देख, सुन या बोल नहीं सकती थी। इसके बावजूद उन्होंने अपनी चर्चाओं और बहुत से लेखों व पुस्तकों द्वारा ऐसे हजार लोगों को प्रेरित किया जो उनमें उनसे कम विकलांग थे। हेलन केलर ने अपने असाधारण प्रयासों से बोलना सीखकर दुनिया को एक ऐसा नया दृष्टिकोण दिया कि विकलांगों को एक बार जब कुछ हासिल करने की अपनी क्षमता पर विश्वास हो जाए तो वह कर सकते हैं। यस, हेलन केलर की स्टोरी से तो मैं खुद पर्सनली काफ़ी मोटिवेट हुई थी अपने स्कूल टाइम में, जब मैंने इनकी नॉवल पढ़ी थी, तो सच में काफ़ी मतलब सीख मिली थी मुझे खुद। यह एक दिलचस्प बात है कि हेलन केलर पक्के तौर पर स्वीडन बॉर्गडियन थी, जैसा कि कुछ पाठकों को पता होगा। मतलब ठीक है यार, इसने ये किया, अब इसको भी इतना डीपली एग्जाम्पल उसे ये थी वो थी ऐसे क्यों कर रहे हो यार, एक सिंपल स्टोरी बता के आप समझा सकते हो। ये मेरा पर्सनल विचार है इस बुक के लिए। जैसा कि पाठकों को पता होगा, स्वीडनबर्ग 18वीं शताब्दी के शुरुआती समय में थे बेहद असाधारण पुरुष थे। संभवतः वे दुनिया के सबसे बड़े मीनिशी थे। वे भी भविष्य देख सकते थे। उन्होंने पांडुलिपियों, मशीन गन, विमान और घोड़े वहीन बग्गियां जो 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी का पूर्वाभास था। मैं नहीं जानता कि स्वीडनबॉर्ग को आध्यात्मिक वादी कहा जा सकता है या नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर उसमें औसत व्यक्ति की संज्ञा से कुछ अधिक मौजूद था। मन की शक्तियों में उनका बहुत विश्वास था और उन्हें ऐसे प्रतिभास, विजन और अजीब स्वप्न देखते थे जो संभवतः उनके अवचेतन से आया करते थे। एक और उत्कृष्ट महिला है जो अत्यधिक विवाद का कारण बनी। सन 1940 में सिस्टर एलिजाबेथ कैनी पोलियो रोगियों के उपचार का विचार लेकर ऑस्ट्रेलिया से आई। बतौर नर्स उन्होंने हॉट पैक प्रणाली किसे कहते हैं यह जाना। इस पद्धति में गर्म पानी की थैली को रोगी के शरीर पर प्रभावित हिस्से पर लगाया जाता है। पेशेवर व गैर पेशेवर लोगों द्वारा मजाक उड़ाए जाने के बावजूद सिस्टर कैनी लगातार पूरी दृढ़ता से अपने उपचार के सिद्धांतों को पेश करते हुए अमेरिका जनता का ध्यान आकर्षित करती रही और अपने प्रयासों के बल पर उन्होंने मिनीपोलिस में सिस्टर कैनी इंस्टीट्यूट की स्थापना की। यदि किसी की सबको शक्तिशाली मन का प्रतिबिंब देखना हो तो इसके लिए केवल सिस्टर कैनी की बडोल आकृति को चित्र देखें, जिसकी सहायक उतनी ही तेज जुबान थी जो आखिर में उन्हें अपने तरीके से जीत हासिल करने में मदद करती है। अपने मूल स्थान ऑस्ट्रेलिया में उन्हें हर मोड़ पर संघर्ष करना पड़ा और केवल उस महिला की दृढ़ता के कारण ही, मतलब दृढ़ निश्चय के कारण ही अमेरिका चिकित्सालय पेश में आखिरकार उनको महान पहचान मिली। ऐसी बहुत कम महिलाएं हैं जो इतने विवाद का विषय बनी। व्यक्ति सिस्टर कैनी के बारे में पढ़ता है कि उन्हें पूरा यकीन था कि उनकी पद्धति सही व व्यवहारिक है। हालांकि दुनिया ने उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया, लेकिन वह साहसपूर्ण आगे बढ़ती रही। वह ऐसी महिला का उदाहरण है जिसके पास विचार, स्थिर उद्देश्य, उपचार के अपने तरीकों की कुशलता में अत्यधिक विश्वास था, जो बहुत सारे पोलियो पीड़ित के लिए नई आशा बना। कुछ महिलाओं की गतिशील शक्ति उनके उत्तरार्ध के वर्षों में भी कायम रही। वर्ष 1947 की शुरुआत में कैप्टन मैरी कन्वर्स के कारनामे अखबारों में लेख में छपते रहे। मतलब बहुत ज़्यादा स्टोरी दे रहे हैं। एक और स्टोरी, श्रीमती
कन्वर्स नाविका के रूप में लगभग 34,000 मील की समुद्री यात्रा कर सेवानिवृत्त होने के बाद 75 वर्ष की आयु में पुनः समुद्र में जाना चाहती थी। बॉस्टन में जन्म लेने के बाद उन्होंने अपने स्वर्गीय पति हैरी ई कन्वर्स से नौ संचालन सीखा, जो एक स्टीम यॉट के मालिक थे। बतौर कनिष्ठ नाविक उन्होंने 7 समुद्रों की जल यात्रा की थी। उन्हें इसका सेकंड पायलट लाइसेंस सन 1935 में मिला और कैप्टन का लाइसेंस 1940 से मिला। श्रीमती कन्वर्स ने लगभग 2,600 नौसेना अधिकारियों से ने नेविगेशन सीखा। उन्होंने माय गॉड कितने सारे अधिकारी, उन्हें यह अपने डेनवर स्थित घर के डाइनिंग रूम में सिखाया। हू सूची में व्यापार और पेशेवर क्षेत्र की उत्कृष्ट महिलाओं का जीवन चित्रण पेश किया, जिसमें वह अधिकारी भी शामिल थे जो सालाना $150,000 से अधिक कमाती थी। लेकिन हमारे इतिहास में लिडिया ई फिनहम सबसे महान व्यवसायी महिला के रूप में पहचानी जाती है। आज वर्ष 1900 में भले ही उनका नाम अधिक प्रसिद्ध ना हो, लेकिन उनका स्थापित किया व्यवसाय और उनके उत्पाद लिडिया फिनकहम वेजिटेबल कंपाउंड का नाम घर घर में जाना जाता था। उन्होंने एक विचार से विशाल व्यापार का निर्माण किया, जिनसे उन्हें लाखों डॉलर कमाकर दिए। वाह। मैं मैसेज पिकहैम्स के वेजिटेबल कंपाउंड के गुणों के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मुझे याद है कि बचपन में मैं अपने परिवार के दवा बक्से में अक्सर इसे देखा करता था। श्रीमती पैंकहेम और उनके व्यापारिक सहयोगियों ने वास्तव में विज्ञापनों को आधुनिक बनाया, क्योंकि विज्ञापन का काम करने वालों में सबसे बेहतरीन था। बाद में बहुत से विज्ञापनों में श्रीमती पैंकहेम ने अपनी आवाज़ दी थी। अपने अधिकांश विज्ञापनों में वे महिलाओं को घरेलू दर्शन से युक्त भावनात्मक अपील से जुड़ी रहती थी। इनके परिणाम स्वरूप उनके सब्जियों के यौगिक की बिक्री लाखों डॉलर तक पहुंच गई और उनकी लीन मैसूचुसेट की प्रयोगशाला को टनों उत्साहपूर्ण प्रशंसा पत्र प्राप्त हुए। एक बार फिर एक असाधारण महिला ने दिखा दिया कि निजी उपलब्धियों में विश्वास करने से क्या हासिल हो सकता है। मतलब स्टोरीज पे स्टोरीज दी जा रही है। लिडिया पैंकहेम के आरंभिक जीवन के दौरान बहुत से लोग घरेलू दवाओं के निर्माण से रुचि रखते थे और उन्होंने भी अपनी रसोई में अपने यौगिक आरंभ बनाना कर दिया। कुछ समय बाद उन्होंने यह मिश्रण पड़ोस के एक बीमार महिला को पिलाया। उन्हें बाद में एहसास हुआ कि इसे बेचा भी जा सकता है। तब उन्होंने इसका प्रचार करना शुरू किया। किसी नए विचार के साथ शुरुआत करने वाले अधिकांश लोगों की तरह उनके सामने भी पैसे की कमी, दूसरों द्वारा विरोध, निर्माण व विपणन संबंधी परेशानियां जैसी उत्साह भंग करने वाली बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन उस न्यूजीलैंड की महिला की हिम्मत कोई नहीं तोड़ सका। उनकी शानदार प्रेरणा शक्ति उत्साह आगे बढ़ा और उनके परिवार के सभी सदस्यों को घेर लिया, विशेष रूप से तब जब उनका व्यापार अच्छा चलने लगा। विश्वास की महान शक्ति को दस्तावेजीकृत करने वाली कोई भी पुस्तक श्रीमती मैरी बेकर एडी के उल्लेख के बिना पूरी नहीं हो सकती। वह भी एक और स्टोरी। वह भी न्यू इंग्लैंड से थी। उन्होंने विशाल धार्मिक संगठन को स्थापित किया, जिसे क्रिश्चियन साइंस के नाम से जाना जाता था। जैसा कि लगभग सभी लोग जानते हैं कि श्रीमती एडी को निराशा, विवादों, कटु उपहासों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके बाद उन्हें दुनिया की अपनी फिनास पी क्यूनबे के लेखन पर आधारित साइंस एंड हेल्थ विद की टू द स्क्रिप्चर्स की प्रदान की। उन्होंने प्रबल नेतृत्व, अपनी शिक्षाओं में असाधारण व अडिग विश्वास और ओजस्वी व्यक्तित्व विकसित करना आरंभ किया, जिसमें दुनिया भर में लाखों लोगों पर अपनी छाप छोड़ी। ऐसे बहुत कम लेखन जिसमें औषधि विज्ञान और धर्मशास्त्र को इतना प्रभावित किया जितना उन्होंने किया हो। क्रिश्चियन साइंस विश्वास की शक्ति का एक और व्यवहारिक प्रदर्शन है। दुनिया फ्लोरेंस नाइटिंगेल की हमेशा ऋणी रहेगी। एक और स्टोरी।
जो हजारों लोगों को जीवन बचाने का महत्वपूर्ण साधन बनी और जिन्होंने नर्सिंग के पेशे को उच्च मानक प्रदान किए, जिसे आज भी पूरे विश्व में पहचाना जाता है। ये एक मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ, हम कितना फॉरेनर बुकों को पढ़ते हैं, बट यहाँ पर एक भी ऐसी महिला अभी तक नहीं देखी जिसमें भारतीय महिलाओं की शक्तियों का भी प्रदर्शन किया हो, कि उन्होंने विश्वास किया और बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ हासिल की। बट ठीक है, मैं मानती हूँ कि यहाँ पर विश्वास, जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा किया है, तो बाहर से भी मिल जाती थी, मतलब ठीक है, बट पुस्तक में मतलब कि ठीक है, सब कुछ एक ही पुस्तक से समझ आ जाएगा, ये चीज़ तो मुझे आज बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। लर्निंग लेते रहना चाहिए, एंड जहाँ पर इंट्यूशंस आए उसी बुक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो इंट्यूशन नहीं आ रहा है बस आप समाप्त करने के लिए पढ़ रहे हो, तो बाद में आपको वो वर्थ इट नहीं लगेगा। तो वही बुक पढ़नी है जो आपको सोल की डिज़ायर हो। ये बुक मैंने ख़रीद ली थी, तो मेरा एक टारगेट था कि मुझे पूरी करनी है, बट इस बुक में वही एक ही चीज़ को बहुत सारी सक्सेस स्टोरी सक्सेस स्टोरी सक्सेस स्टोरी सक्सेस स्टोरी 2-4 लाइनों में बताया कि विश्वास की शक्ति होती है, अवचेतन मन की शक्ति होती है, ये होता है वो होता है, फिर लोगों के नाम और कुछ इधर की स्टोरी कुछ उधर, बस यही बताते जा रहे हैं बताते जा रहे हैं बताते जा रहे हैं। तो ठीक है, भारत की महिलाओं को भी शामिल करना चाहिए था, मतलब मैं तो इंडियन हूँ तो इसलिए कहूँगी ये वाली बात। बाकी रीडिंग करते हैं। दुनिया फ्लोरेंस नाइटिंगेल की सब हमेशा ऋणी रहेगी, जो हजारों लोगों को जीवन बचाने के महत्वपूर्ण साधन बनी और नर्सिंग के पेशे को उच्च मानक प्रदान किया, जिन्हें आज भी पूरे विश्व में पहचाना जाता है। एक बार फिर वह ऐसी महिला थी जिन्हें आरंभ से ही पता था कि उन्हें क्या चाहिए, जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरे करने के लिए प्रयास किए। उनका परिवार इंग्लैंड के सबसे समृद्ध परिवारों में से था, लेकिन उनमें नर्स बनने और बीमारों की सेवा करने का जुनून था। जिसे समय जिस समय उन्होंने अपना कार्य आरंभ किया, उस समय तो नर्सिंग का पेशा भी नहीं माना जाता था। उन्होंने शुरुआत जर्मन के फाइटनर नर्सिंग के स्कूल में फर्श साफ करने से की। जल्द ही उन्होंने देखा दिया कि न केवल फर्श साफ कर सकती है, बल्कि पट्टियां बांधने के साथ ही अपनी प्रेरणादायक बातचीत से रोगियों की आशाओं को भी पुनर्जीवित कर सकती है। उन्हें भी हर मोड़ पर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अपने भाग्य की कल्पनाओं से प्रेरित होने के कारण उनके लिए कोई बाधा मायने नहीं रखती थी। उन्हें हठ धर्मियों से घृणा थी। उनका मानना था कि सभी की देखभाल होनी चाहिए, फिर चाहे वह किसी भी आस्था, रंग या जाति का हो। भड़काए जाने पर वे काफी बातूनी भी हो जाती थी। कर्मियों युद्ध के दौरान ब्रिटेन युद्ध कार्यालय में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के काम का मजाक उड़ाते हुए इनका परिणाम असफल बताया। उन्होंने एक और स्टोरी, उन्हें अनिच्छापूर्वक उस सनकी को उसका काम करते रहने दिया। उन्होंने अपने खर्चे पर नर्सों की, मतलब वही है शायद उसी की स्टोरी है, निजी मुहिम का आयोजन किया और स्कूटरी ले गई। वहाँ के अस्पताल अधिकारी अपने काम में महिलाओं की दखल अंदाजी नहीं चाहते थे, इसके बावजूद उन्होंने दखल दिया। इसके नेतृत्व में महिलाओं ने अस्पताल का जम्मा संभाला। कर्मियों ने क्रीमिया में निवास के दौरान पूरा समय उन्हें हर क्षण प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। ब्रिटेन के कुछ शक्तिशाली नेताओं ने उस अद्भुत महिला के कार्यों का मजाक उड़ाया और उनके सुधार को रोकने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन फ्लोरेंस के बारूद भरे पत्रों ने उनके देशवासियों को तब तक जगाया जब तक सभी उनके प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखने लगे। किसी को भी झुकना ही नहीं था। इस बार यह अवरोधक दीवार ने किया। जब 22 साल की उम्र में उनके बीमार पड़ने पर उनकी नर्स ने उन्हें बिस्तर पर लेटाया, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मतलब उन्हीं की स्टोरी चल रही है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपने बिस्तर पर नर्स को लेटा दिया। 90 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु के ठीक पहले एक मित्र ने उनसे पूछा कि उन्हें पता है कि वे कहाँ हैं। उन्होंने उत्तर दिया, मैं कत्ल हुए मनुष्य की वेदी पर हूँ और अब मैं उनके लिए लड़ूंगी, मतलब अभी भी। जब हम शहीदों की बात करते तो अधिकांश लोगों के मन में पुरुष ही आते हैं, तो उन उद्देश्यों के लिए मारे गए या जेल गए भेजे गए जिन पर उन्हें विश्वास था। हमें याद दिलाना चाहते हैं कि इतिहास में ऐसी उत्कृष्ट महिलाएं भी, ये बहुत अच्छी बात लग रही है मुझे, महिलाएं भी बहुत है जिन्होंने पुरुषों जैसी शहादत दी, जैसे जॉन ऑफ आर्क है,
उन्हें इसी तरह जला दिया गया जैसे आधुनिक काल में नागरिक अधिकारों और परमाणु प्रसार का विरोध करने का प्रयास करने वाली महिलाओं को जेल में डाल दिया जाता था। कैरी नेशन का नाम भी संभवतः बहुत से लोगों की यादों में धुंधला सा मौजूद होगा, लेकिन शताब्दी के अंत के आसपास के वर्षों में वह महान महिला शहीदों में से थी। सैलूनों को नष्ट करने की अपनी दिव्य सोच पर विश्वास कैरी नेशन अपने राज्य कैसांस में शराब की अवैध बिक्री को समाप्त करने के लिए निकल पड़ी। अपने कुछ साथियों के साथ श्रीमती नेशन सार्वजनिक प्रार्थना और निंदा द्वारा बहुत से अवैध शराबखाने बंद करवाने में कामयाब रही। इस प्रक्रिया को प्रभावकारिता की धीमी गति को देखते हुए उन्होंने कुल्हाड़ी उपयोग की और बोतल व बियर के पीपे के साथ ही बार की साज सज्जा तोड़ने लगी। हर बार उनका खूब मजाक उड़ाया जाता, उन्हें लगातार जेल होती रहती, लेकिन उन्हें अपने उद्देश्य के सही होने पर इतना विश्वास था कि वह सजा को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेती। प्रसिद्ध अभिनेत्री एक और है प्रसिद्ध अभिनेत्री सारा वर्ल्डहार्ड शेरनी जैसे स्वभाव की थी। इसके बावजूद इतिहास में वे सबसे अधिक भावुक अदाकारा के रूप में दर्ज है। स्टेज के अपने शुरुआती दिनों में वह बहुत बार असफल रही, लेकिन उसमें अच्छा करने का जुनून और 24 साल की होने तक वे मशहूर हो गई। वे धूम्रपान करने और शराब पीने वाली असामान्य स्वभाव की महिला थी। वे उच्च स्तर की व्यक्तिवादी थी। वे कब्रिस्तानों में जाती और कब्र के पास बैठकर जा चुके लोगों का शोक मनाती। बाद में तो उन्होंने ताबूत में सोना आरंभ कर दिया। सारा बर्नहार्ड ने इस बात की कभी परवाह नहीं की कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, और ये तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, बल्कि वास्तव में उनकी टिप्पणियों का आनंद लेती। अपनी जिंदगी के मतलब जो लोग कह रहे हैं कहने दो, और मतलब कि क्यों ही मतलब कि बुरा मानना है भाई, जितने मुंह उतनी बातें तो होती है। अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में उन्हें नकली पैर लगवाना पड़ा, इसके बावजूद वे अभिनय करती रही। कोई भी बात उनके जीवन भर के इस विश्वास को नहीं बदल सकी कि वे महान नाटकीय अदाकारा है, और सन 1923 में मृत्यु होने तक वह ऐसे ही रही। ओजस्वी मैडम रूमैन हैक एक मिसाल थी। एक और स्टोरी। एक बार जब मन कार्रवाई करने लगे तो विश्वास क्या कर सकता है। आरंभिक जीवन में ही उन्हें प्रेरणा मिली और उन्होंने 15 वर्ष की उम्र में ओपेरा गायिका बनकर दुनिया को अपनी खूबसूरत आवाज़ सुनाई। वह ओल्ड वर्ल्ड में भी काफ़ी मशहूर थी, लेकिन अमेरिका आने के बाद उनके वे सपने पूरे हो गए जो उनके भीतर कई वर्षों से सुलग रहे थे। उनका बहुत बार दिल टूटा, लेकिन अत्यधिक परेशानी का सामना करते हुए भी मैडम सुमेन हैक हमेशा मुस्कुराती रही। उनका सबसे बड़ा पुत्र प्रथम विश्व युद्ध में कैंसर के लिए लड़ते हुए मर गया, जबकि उनके बाकी 4 पुत्र सामने वाले खदकों में थे। लेकिन जब लोगों ने उन्हें पुराने विदेशी लहजे में द स्टार स्पैगल्ड बैनर गाते सुना तो उनमें कईयों ने अपने हैट उतारे और रोने लगे। एक राष्ट्रीय रेडियो पर उनकी आवाज़ लाखों लोगों तक पहुंची। सभी लोग उन्हें पसंद करते थे और उनमें वह मूल चीज़ थी जो जन्म से ही सब में होती है, लेकिन उभर नहीं पाती, कभी हार न मानने की भावना। 72 साल की उम्र में जब मैरी ड्रेसियर उनकी उत्तराधिकारी बनी, तब उस महान कलाकारा का पर्दा गिरा। ऐसा कौन है जिन्होंने मैरियम एडरसन की शानदार कोटराल्टो आवाज़ सुनी हो और मंत्रमुग्ध तथा अत्यधिक द्रवित ना हुआ हो, जबकि बहुत कम लोगों को उस महान कलाकारा की थोड़े से पेज और बचे भाई, अत्यधिक मामूली पृष्ठभूमि का एहसास हो। वे 6 बच्चों में से एक थी और वायलिन लेना चाहती थी। उस समय मतलब स्टोरी को बताया, कितना डीपली बताया गया है। वायलिन लेना चाहती थी। उस समय वे फिलाडेल्फिया में सीढ़ियों साफ करने में 5 या 10 सेंट कमाया करती थी। यदि किसी महिला ने अपने सपनों में विश्वास किया और उन्हें सच भी बनाया है, तो मैरियम एडरसन उन्हें विश्व स्तरीय यश मिला, और फिर भी उन्होंने अमेरिका में बहुत सी बाधाओं और पूर्वग्रहों का सामना करना पड़ा। अब मैं थोड़ा स्टोरी ही दे रखी है तो उसी को पढ़ें, जहाँ लेखक की सीख आएगी कि ये होता है ऐसे कर सकते हो, तो मैं उसको थोड़ा स्लो रीड करूँगी।
उसने वहां मौजूद 75,000 लोगों को अवाक कर दिया था, जिसमें कैबिनेट सदस्य, सीनेटर, सदन सदस्य और व्यापार और समाज के विख्यात व्यक्ति थे। मुझे पूरा विश्वास है कि मैरियन एडरसन भी अपने विश्वास के माध्यम से सफल हुई थी और उन्हें सबसे अधिक प्रेरणा अपने अवचेतन मन में आई थी। अब मैं आपको एक जानी मानी महिला से परिचित करवाता हूँ, जो बताती है कि किस तरह उनका अवचेतन मन उनकी सफलता के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार था। एंजेला लासबरी, टोनी पुरस्कार विजेता मंच व फिल्म अदाकार का साक्षात्कार मिल्डर्स मिजोरो ने रिच मैगजीन के लिए किया। उस साक्षात्कारकर्ता ने बताया, प्रभावशाली युवा फिल्म स्टार एंजेला लासबरी ने सुंदरता और अभिनय क्षमता होने के साथ ही बेहद होशियार लड़की भी थी। हॉलीवुड रहने के दौरान उन्होंने अपने पसंदीदा मुद्दों पर में से एक को पेश किया, अपने भाग्य में आस्था रखना। उन्होंने फौरन सुधार किया, मुझे लगता है कि मैंने इसे गलत शब्दों में व्यक्त किया। मेरा मतलब गति, जादू या गुप्त विद्या से नहीं है। शायद अवचेतन मन की शक्ति में आस्था रखना इसे कहने का बेहतर तरीका होगा। या जादुई है, गुप्त है, क्योंकि सब लोग नहीं समझ पा रहे, तो ये कहना में भी क्या बुराई है। पर ठीक है, अवचेतन मन की शक्ति कह के पुकार रहे हैं और सबको समझ भी आता है, तो आज हम इसी का यूज़ कर रहे हैं। यह शायद टेनिसन या स्टीवसन के जैसा होगा, जैसा मैंने सुझाव दिया। बिल्कुल ठीक। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी क्षमताओं को अब उनकी प्रतिभा के बराबर मानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अवचेतन मन के संसाधनों का उपयोग सीख लिया है। सभी जानते हैं, हमारा अवचेतन मन उन सभी क्षमताओं, स्मृतियों और कौशल को संग्रहित करता है जिन्हें हम आमतौर पर उपयोग करते हैं। मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब आप यह सीख लेते हैं कि अपने अवचेतन मन को कैसे उपयोग करना है, तो वस्तुतः इस बात की कोई सीमा नहीं रह जाती कि आप क्या हासिल कर सकते हैं। एंजेला ने आत्मसुझाव की तकनीक खुद ही सीखी। चूंकि उन्होंने अभिनय को सबसे पहले करियर के तौर पर चुना था, इसलिए उनके मन में यह तस्वीर लगातार बनी रही कि वह क्या हासिल करना चाहती है। वह समय समय पर अपने लक्ष्यों को लिखती रहती थी और वहां पहुंचना चाहती थी। जाहिर है, उन्होंने लिखना भी एक, मतलब इस बुक में भी बता दे, लिखना भी काफ़ी अच्छी एक टेक्निक है। अब आपकी जो भी ड्रीम है उसको लिखना स्टार्ट कीजिए। जाहिर है, उन्होंने उस रचनात्मक सामग्री के खोजने का उपयोग किया जिसे इस्तेमाल करना हमें बहुत से कम लोगों को आता है। अवचेतन मन में प्रतिभा का पदार्थ और शक्ति स्वतः मौजूद रहते हैं, जिन्हें भलीभांति पहचानने पर सक्रियता के मानसिक क्षेत्र में इस प्रारूप में फट जाता है जो हमारी चेतन क्षमताओं से बढ़कर है। और आप अपने इस अवचेतन मन का उपयोग करना कैसे जानती हैं, मैंने पूछा, ये सवाल है। तो उन्होंने जवाब दिया, वाह, मैं अनुदार या घमंडी नहीं लगना चाहती, लेकिन यह सचमुच बेहद आसान है। यदि आप अपने आप से बार बार यही कहते हैं कि आप एक रचनात्मक शक्ति की कोई सीमा नहीं है, तो इतना ही करने से हो जाएगा। ईमानदारी से मुझे विश्वास हो जाता है कि यही सच है। यह चाहे बुद्धिमत्ता, रचनात्मक शक्ति या चाहे कुछ भी हो, यह दुनिया में कुछ इस तरह से रहती है। और उन्होंने अपना खूबसूरत और मजबूत हाथ लहराया, जैसे प्रकाश या हवा या ऐसी ही हो। यह सिर्फ मेरे लिए नहीं, यह यहाँ मौजूद है। इसे कोई भी उपयोग कर सकता और व्यक्त कर सकता है, जिसे पता हो कि इसे पाना कैसे है। तो उन्होंने ये जवाब दिया, किसी भी तरह यह सफलता का तुरंत फुरुत फॉर्मूला नहीं है। उन्होंने आगे कहा, यह आपको कड़ी मेहनत से नहीं बचा सकता। बट आप एक बार अपने आप से जुड़ जाते हो तो आपको वो कड़ी मेहनत नहीं लगती है। आपको मज़ा आता है वो मेहनत करने में, काम करने में, एक्शन लेने में। आपको पागलों की तरह काम करते रहना होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी व्यक्ति करना चाहते उसे निशांत होना होगा, अपने कौशल को निरंतर बढ़ते रहना होगा, फिर चाहे वह अभिनय हो या चित्रकला या पोशाक बनाना ही क्यों ना हो। इससे जब भी आत्म अभिव्यक्ति का अवसर आएगा, तब वह समय आएगा कि आप अवचेतन मन को व्यक्त करने की पुकार था। सन 1920 में अपने पति वॉर्नार्ड से विवाह करते समय उन्हें विश्वास था कि वह उनके पति $10 लाख कमा लेंगे। श्रीमती नाइमन घर जाकर क्लीनर बेचा करती थी और बाद में
अपने घर में रातों रात रासायनिक स्ट्यू पकाते हुए उन्होंने सामग्री से ऐसा संयोजन बनाया जो 90% रंग लगी सतहों को साफ कर सकता था। सिर्फ सन 1947 में ही उनका उत्पाद लाखों घरेलू महिलाओं के बीच प्रसिद्ध हो गया, जिनकी बिक्री $25 लाख के शीर्ष पर थी। श्रीमती नायमन जो रोजाना फोन करने और उन्होंने 50,000 से भी अधिक घरेलू महिलाओं से बात की, जानती थी कि निराशा का सामना करना कैसा होता है, लेकिन उनका विश्वास कि आखिरकार एक दिन $10 लाख कमा लेगी कभी कमजोर नहीं पड़ा। उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा करने में 27 वर्ष लग गए, लेकिन एक बार यह उनकी पहुंच में था जब उनका दवा बनाने वाली कंपनी ने उन्हें संयंत्र के लिए $10 लाख देने की पेशकश की थी। सफलता की ऐसी कहानियां दर्जनों महिलाओं की है, जैसे एक और ब्रुकलिन बब्रो गैस कंपनी के अध्यक्ष मैरी डीलन, जिन्होंने $50 लाख की कंपनी में $6 प्रति हफ्ते की ऑफिस सहायिका से शुरुआत की और उसकी अध्यक्ष बनी। प्रथम विश्व युद्ध से पहले शिकागो की श्रीमती ओरा एच स्नाइडर, जिनके पास सिर्फ 5 सेंट की पूंजी थी, उन्होंने अन्य दुकानों के पास स्थित एक अपना कैंडी टॉफी का व्यवसाय आरंभ किया, जो एक समय पर $10 लाख से भी अधिक हो गया था। मतलब इतनी सफलता। कई वर्षों तक वर्धा बैनर्स नेशनल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम में प्रोग्राम डायरेक्टर थी। उनका वेतन 5 अंकों में था। वे सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला रेडियो के अधिकारियों में शामिल थी। यह सब उन्हें फीचर रेडियो प्रोग्राम के विचार से हासिल हुआ। यह सन 1922 की बात है, जब उन्हें अपने पहले प्रयास के बदले $50 मिले थे। निश्चित ही रेडियो व फिल्मों में बतौर अदाकार, लेखिका, अधिकारी यश या सौभाग्यशाली पाने वाली महिलाओं में पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है। सारी दुनिया एमिलिया ईयरहार्ट की कहानी से परिचित है। एक और स्टोरी। उस प्रसिद्ध अमेरिकी विमान चालिका का विमान दक्षिण प्रशांत में कहीं खो गया था। एक शिक्षिका और सामाजिक कार्यकर्ता रहते हुए उनकी विमानन में दिलचस्पी हुई और वो विमान द्वारा अटलांटिक को पूरा करने वाली पहला महिला बनी। उन्होंने सन 1931 में अटलांटिक के पार एनल उड़ान और उनके 4 वर्ष बाद अकेले प्रशांत क्षेत्र में होनोलुलु से कॉर्नफोलिया का उड़ान भरी। एक लेखक ने कहा, बड़ी संख्या में अमेरिकी पुरुषों को यह विश्वास ही नहीं है कि महिला उनके बराबर भी है, और ये होता है तभी मतलब कि एक पूरा चैप्टर लिखना पड़ा अलग समझाने के लिए, भाई सब बराबर है, सब कर सकते हैं विश्वास की शक्ति का उपयोग। लेकिन जब रिकॉर्डों की जांच करते हैं तो ऐसी महिलाओं की सूची जिन्होंने हर क्षेत्र में सफलता हासिल की है बहुत प्रभावशाली होती है। यह एक अमेरिकी महिला की कहानी है। एक और स्टोरी, जिन्होंने दोहरी सफलता हासिल की है, एक घरेलू महिला और दूसरी कामकाजी महिला। ये है मैरी रॉबर्टस रिनहार्ट, जिन्होंने 50 साल में से भी अधिक अपने रहस्यमय प्रशासकों को रोमांचित किया। आवश्यकताओं ने उसे अपने पूरे परिवार को चलाने के लिए कुछ पैसे कमाने के लिए मजबूर किया, जो उन्होंने और उनके चिकित्सक पति ने शेयर बाजार डूबने पर गंवा दिए थे। एक और उन्होंने ऐसी महान रचनाएं लिखी जिनके 10 लाख से भी अधिक पाठक थे। 10 लाख से भी अधिक, वाव। और वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपने बच्चों की देखभाल की और घर को भी संभाला। बहुत सी महिलाएं केवल इसलिए अविवाहित रह जाती है क्योंकि वह अपने करियर के बारे में गहराई से सोचती है और वह ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह नहीं करना चाहती जो मददगार ना हो। लेकिन यदि रचनात्मक विचार का यह विज्ञान पुरुषों के लिए काम करता है तो निश्चित ही महिलाओं के लिए भी काम करेगा। वह भी इस स्तर तक कि जब महिलाएं वास्तव में अपने इच्छित पुरुष की तस्वीर बना लेती है तो वस्तुतः उसे वास्तविक बनाना आरंभ कर देती है। तो जो अविवाहित महिलाएं देख रही है, वुमेन्स देख रही है, तो अगर आप जो सोचोगे आपकी लाइफ में वही आएगा। आप सोचोगे कि मैं शादी ऐसी होती है, कोई अच्छा पति नहीं मिलता है, तो वैसा ही बन जाएगा। या कोई वो फैमिली ट्रोमा चला आ रहा है तो वो हील करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो भाई अच्छा सोचो और थोड़ा अपने आप को समझने की कोशिश करो कि अगर ऐसा लग रहा है तो क्यों लग रहा है, तो आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा।
दूसरे शब्दों में, यदि कोई महिला ऐसे पुरुष की काल्पनिक चित्र बना ले जैसा वह चाहती है और अपने उस विचार को निरंतर बनाए रखे, तो उस विज्ञान के सिद्धांत की तुलना में वह अपनी मानसिक तस्वीर को वास्तविक बना सकती है। यस, पर वो एबिलिटीज़ मन ही मन अंदर से अपने अंदर भी लाए, अपने अंदर भी विश्वास करे कि मैं अमीर बन सकती हूँ। अगर आपको अमीर पति चाहिए तो वो विश्वास होना चाहिए कि मैं अमीर बन सकती हूँ, मैं अमीर होना डिज़र्व करती हूँ, या मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये नहीं है कि आपको ये विश्वास है कि अब तो भाई मेरा पति आके मेरा उद्धार करेगा, वो अमीर हो, वो वेल सेटल्ड हो, बट आप अंदर से अनडिजर्वी फीलिंग में हो, भाई नहीं नहीं हो सकता, मैं तो नहीं कर सकती, तो भाई वो फिर आप वैसा ही, जैसी अंदर की एनर्जी है वैसा ही पति अट्रैक्ट करोगे। तो इसलिए अपने अंदर को ठीक करना स्टार्ट करो, पति अच्छा ही मिलेगा। जैसे आप होंगे उसी का मेरा रिफ्लेक्शन पति होते हैं, आपका काउंटर पार्ट होता है। तो भाई एट द एंड वर्क अपने आप पर ही करना है सबको। कुछ पाठकों को यह अजीब लग सकता है, लेकिन मैंने यह विज्ञान बहुत सी महिलाओं को दिया है जिन्होंने अत्यंत प्रभावकारी ढंग से इस्तेमाल किया है। अंततः यदि आप अपने जीवन में कुछ खास तरह के व्यक्ति को लाना चाहती हैं, तो बस उनकी तस्वीर की कल्पना करें। जरूरी नहीं कि स्पष्ट हो, वह अस्पष्ट भी हो सकती है। आप अपने पति में जो विशेषताएं चाहते हैं उन्हें अपने विचार विशेष में स्थापित करें। वह दिन जरूर आएगा जब आप उसे हासिल कर लेंगे। यस, ये होता है, बट एट द एंड आपको वर्क थोड़ा अपने ऊपर ही करना है। एक एक तरह से शायद महिलाओं को उनके अवचेतन मन का उपयोग करने के लिए कहकर मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, क्योंकि वे इसे हमेशा से उपयोग करती रही हैं, बल्कि वे इसके उपयोग में माहिर है। बस वे इसे हमेशा महिलाओं का अंतर्बोध मानती आई है। मेरा कहना है कि अवचेतन अंतर्बोध से कहीं बढ़कर है। इसके पास ऐसी महान शक्तियाँ हैं जिन्हें पुरुष व स्त्री गहन गतिशील विश्वास की शक्ति के क्रियान्वयन के माध्यम से अपने लाभ हेतु सक्रिय कर सकती है। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि अवचेतन मन को कार्य करने की इच्छा प्रदान करके चेतन मन से अद्भुत परिणाम हासिल किए जा सकते हैं, या तुरंत ही अवचेतन को व्यक्ति की इच्छाओं को पूर्ण करने की प्रवृत्ति कर देता है। अब आधुनिक महिलाओं में महिलाओं के पास एक विशिष्ट दोहरा मानसिक लाभ है। अपने अवचेतन मन को कुशलता पूर्वक उपयोग करने से आपको लैंगिक विशेषता अत्यधिक विकसित हो जाएगी और उनका अवचेतन अंतर्बोध होने के बावजूद कई युगों तक मार्गदर्शन करता रहेगा। इसके अतिरिक्त उनका चेतन मन आधुनिक शिक्षण की वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा विशेष रूप से विकसित हो जाएगा। मेरे विचार से महिलाओं के इस संयोजन द्वारा वह गति मिलती है जिससे वह इतने अधिक कथित पुरुषोचित कार्यों में आवश्यक कुशलता हासिल कर लेती है जो महिलाओं को घरेलू पारंपरिक माहौल से उभार रहा है। संसार में प्रवेश करने पर लोग और व्यवहारिक कार्यों के प्रति उनके दृष्टिकोण का विस्तार होता है और वे अधिक उद्देश्यपूर्ण हो जाती है। बल्कि घरेलू महिलाओं का भी पुरुषों की कार्य करने की प्रकृति के साथ ही साथ अपनी संतान के भावी रोजगार के प्रति गहन रुचि का बोध बेहतर हो जाता है। यस, लास्ट पेज बचा है बस ये वाला। मेरा मूल उद्देश्य यह दर्शाना है कि व्यक्ति किस तरह अपनी उन अतिरिक्त शक्तियों को विकसित कर सकता है जिसके बीच कहीं भीतर उनके अवचेतन मन में निहित है। यानी एट द एंड आपको अपने आप को ही समझना है। ये अतिरिक्त शक्ति आपको जैसा आप हैं या जो आपके पास है अथवा जिन्हें आप पाना चाहते हैं या जो बनना चाहते हैं वे वस्तुएं दिलवाने में समर्थ बनाती है। चेतन व अवचेतन मन की इस नवीन लामबंदी में आप उस चीज़ों को हासिल कर सकते हैं जो आपके जीवन और खुशहाली के लिए आवश्यक हो, और साथ ही साथ इससे आपको निजी विकास भी जारी रहता है, फिर चाहे आप जितना भी अधिक जीवित रहे। हमेशा याद रखिए कि अवचेतन मन अंतर्बोध की बैठक होने के साथ ही एक महान शक्ति और अक्षय संसाधन का भंडार गृह है। आप इस संसाधन का जितना अधिक उपयोग करते जाएंगे यह उतना ही अधिक आपके अधीन होता जाएगा। यह भी याद रखिए अवचेतन की कोई उम्र नहीं होती है, यह कभी भी थकता या बूढ़ा नहीं होता है। आप इसे सारा जीवन
काम ले सकते हैं। आपको केवल पूरी गंभीरता, दृढ़ता और पूर्णता सहित विश्वास करना होगा। एक बार जब अवचेतन आपके संदेश को प्राप्त कर लेता है और आपकी इच्छाएं व महत्वाकांक्षाओं को समझ जाता है, तब आपकी इच्छा पूरी होने और महत्वाकांक्षा की पूर्ति से अधिक समय नहीं लगता। मैं अपनी महिला पाठकों का ध्यान इस ओर केंद्रित करना चाहता हूँ कि उनके पास भी ये दोनों तरह के मन हैं, चेतन और अवचेतन मन। मैं वो स्टार्टिंग में जो मैंने बोला था कि एट द एंड यही समझाएंगे कि वो भी कर सकते हैं, तो अब लेखक लास्ट में इस पैराग्राफ में फाइनली वो लाइन बोल रहे हैं जो मैं चाहती थी, कि जो मैंने सोचा था कि ये तो होगा ही होगा। और इन दोनों मनों की लामबंदी में वे भी इस विज्ञान का उपयोग कर सकती है, उसी तरह सफल हो सकती है जैसे पुरुष होते हैं। यह बस उस विश्वास की बात है जिसके सिद्धांत यहाँ दिए गए हैं। विश्वास द्वारा होने वाला जादू वास्तविक है। यहाँ कुछ अत्यधिक सफल लोगों के जीवन में निरूपित हुआ है। आपके अपने विश्वास से यह आपके जीवन में भी निरूपित हो सकता है। तो जो भी इसको सुन रहा है, अपनी मतलब कि जो भी पुरुष इसको सुन रहा है, बॉय इसको सुन रहा है, वो अपनी महिला मित्र के पास इस चैप्टर को भेजे और ये पूरी प्लेलिस्ट भेजे इस बुक की, कि द मैजिक ऑफ बिलीविंग कैसे काम करता है। अगर आपका विश्वास है तो आप अपने जीवन को जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। आपको किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं है, आपको अपने अंदर की शक्ति को समझने की आवश्यकता है। तो आज ही से अपने अंदर की शक्ति समझना स्टार्ट कीजिए, अपने साथ बैठना स्टार्ट कीजिए, ध्यान कीजिए, मदर नेचर से जुड़िए और ऐसे ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच लास्ट तक देखने के लिए। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।